ठीक है, तो मेनली कौन है, सिंधु, और सिंधु उनके साथ में उनकी सहायक नदी है। इनका विस्तार, विस्तार का मतलब उसका उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, इनकी बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, अब उसमें देखो ये उत्तर में, सबसे उत्तर में क्या है, मांडा, कहां पर, जम्मू कश्मीर में, ये सबसे उत्तरी क्षेत्र हो गया इनका। ये चेनाब नदी है पास में, ठीक है, और चेनाब आगे चल करके फिर किसमें, राबी और बाकी सब इसमें से ये क्या गया, चेनाब, मांडा उत्तरी क्षेत्र है ये। ठीक, उसके बाद फिर दक्षिण में, बिल्कुल दक्षिण में कौन है, दाइमाबाद। कौन सा है, दाइमाबाद, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो दक्षिणी जो है स्थल कौन सा हो गया, दाइमाबाद हो गया ये। उसके बाद पूर्वी स्थल, पूर्वी स्थल मतलब कौन सा हो गया, आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी स्थल कौन है, सुतका, सुतको गंडोर। क्या है, सुतको गंडोर। सुतको गंडोर जो है, देखो तीन नदी है यहां पर, कौन सा है, चेनाब नदी है। कौन सा हो गया उत्तर में, चेनाब नदी। उसके बाद इस तरफ कौन है, आलमगीरपुर, कौन सा है, हिंडन नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो है, नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम समझ में आ रहा है ये। ठीक है, दक्षिण में कौन है, इस तरफ क्या है, ये दाइमाबाद। कौन सा है, दाइमाबाद। दक्षिण में कौन सा है, दाइमाबाद, गोदावरी और उनकी सहायक नदी है इस क्षेत्र में ये। ठीक है, उसके बाद इस तरफ पश्चिम में कौन सा है, दास्क नदी है। तो ये उत्तर से दक्षिण, अगर टोटल जो क्षेत्रफल कितना है, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर का ये। उसके बाद इनका क्षेत्रफल तो ये हो गया, और ये भारत के, वर्तमान भारत के कितना, एक तिहाई हिस्सा है, 1/3 है, 35% लगभग लगभग में। ठीक है, और समकालीन जो है दो सभ्यता बताया था मैंने, कौन सा सभ्यता, एक मेसोपोटामिया और दूसरा दूसरा कौन सा है, मिस्र की सभ्यता। दोनों के क्षेत्रफल को अगर जोड़ भी देंगे, उससे बड़ा कौन सा है हमारा ये, सिंधु घाटी सभ्यता। उत्तरी स्थल मांडा, दक्षिणी स्थल दाइमाबाद, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, पश्चिमी स्थल सुक्का कंडोर। जोर से बोलना, ठीक है, याद हो जाएगा। तो उत्तरी दक्षिण कितना है इनका, 1400 किलोमीटर की लंबाई है। इधर पूर्व पश्चिम कितना, 1600 किलोमीटर की लंबाई है। पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। अब इनका जो विस्तार कहां में, भारत किस क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो विस्तार कहां का मिलेगा भारत में, हमें विस्तार कहां कहां मिलेगा भारत में, जम्मू कश्मीर में है, और पंजाब में मिलेगा, और पश्चिम पश्चिमी यूपी में, वो हो गया। अब उसके बाद फिर पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कहां कहां पर है, उधर बलूचिस्तान वाला एरिया है, पंजाब वाला है, और उनका सिंध वाला प्रांत में, ये इतने क्षेत्र में, ये समझा रहे ना ये। तो ये जो है उस क्षेत्र विस्तार हो गया इनका ये। अब उसके बाद फिर जो है बाकी विशेषताएं देखेंगे, मैं कुछ मुख्य चीज बस याद करवाने का प्रयास करो पहले। ये जो है, तो ये हमारा क्षेत्र हो गया यहाँ पर ये। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक नाम देख रहे होंगे, लोथल, दिख रहा है, कौन सा है, लोथल। कौन सा है, लोथल। ये बंदरगाह, बंदरगाह नगर यहीं पर है, जो इसमें वो उनका जो है डॉकयार्ड बना हुआ था, कहां पर, लोथल में। एक कौन सा है, लोजड़ी, ये कहां पर है, गुजरात में। ये इसी याद रखना है, लोथल कहां पर है, गुजरात में दिख रहे हैं। रोजड़ी कहां पर है, गुजरात में दिख रहे हैं। सुर कोटड़ा, ये भी कहां पर है, गुजरात में है। ये कैसा है, धौलावीरा कहां पर है, गुजरात में। यहाँ पर वो वाटर हार्वेस्टिंग वाला मिला हुआ है, बड़ा तालाब यहीं पर ये। ठीक है, और यहाँ पर दो और जगह का नाम है, एक रंगपुर है और एक देसलपुर। कौन सा है, रंगपुर और देसलपुर, ये भी ध्यान रख लेंगे इसमें। ये सब कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, गुजरात की बात कर रहा हूं। इधर आगे चल जाएंगे पाकिस्तान, इधर की तरफ में ये। तो यहाँ पर है अल्लादी में छोड़ दो, चौहुदड़ो, चौहुदड़ो। ठीक है, कौन सा, सिंधु नदी किनारे है, कौन सा है, चौहुदड़ो, नाम याद रखना है। ठीक है, उसके सबसे पश्चिम में कौन है, सुतका गेंदोर, दास नदी किनारे, कौन सा है, दास नदी किनारे, क्या बोलेंगे इसको, सुतका गंजोर। उसके बाद कौन सा है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, कौन सा है, मोहनजोदड़ो। और यहीं पर साइड में और क्या था, लोहाजोदड़ो, यही था ना ये। ठीक है, तो जोदड़ो है तो क्या है, मोहनजोदड़ो है। क्वेटा, ठीक है, ये भी इस तरह सेम इसमें है। वैसे क्या है, ना नौसारो, ये पाकिस्तान में है, नौसारो। ठीक है, उसके बाद फिर जो है और कहा इंपॉर्टेंट कहा चला गया, कालीबंगा। ये कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान में। ये काले रंग की चूड़ियां यहीं से मिले हैं, वो खेती के साक्ष्य यहीं से मिले हैं, खेती के साक्ष्य, जूते वाले खेत। ठीक है, और एक क्या है, बनावली, ये कहां पर है,
हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में। हड़प्पा बहुत महत्वपूर्ण है, किस नदी के किनारे है? दिख रहा है ये? कौन सा है? हड़प्पा। दिख रहा है ये? रावी नदी है ये रावी नदी हो गया। इधर क्या है? ये सतलज। ये मुख्य नदी कौन सा हो गया? सतलज। ये तो सिंधु है, ये क्या है? सतलज है। और सतलज की और सहायक नदी क्या है? व्यास। मालूम है ना? ठीक है। अब उसके बाद फिर ये क्या है आगे? इधर फिर रावी हो गया, ये क्या है? चेनाब। अब ये क्या है? झेलम। अब ये सिंधु। सिंधु, झेलम, चेनाब और रावी और सतलज और इधर व्यास। ऐसे भी याद कर लेंगे। ठीक है। तो एक क्या हो गया? हड़प्पा। एक क्या हो गया? हड़प्पा। दूसरा बनावली, फिर कालीबंगा। ये पर घग्गर नदी है। कौन सा है? घग्गर नदी है। ठीक है। उसके बाद फिर इस तरफ मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु। उनके बाएं तट है ये। बाएं तट का मतलब जो है नदी ऐसे बह रही है ना, इधर से ऐसे। तो हमारा जो है ये दाहिना और ये बायां मेरा लिए हुआ। ठीक है, इस तरह से ये चौदुडो ये कहां पर है? पाकिस्तान में ये। ठीक है। और तो रुजड़ी कहां पर है? रुजड़ी कहां पर है? देखिए गुजरात में। ठीक है, मैं रैंडम नहीं पूछ रहा है ना। रुजड़ी कहां पर है? गुजरात में। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। बनावली कहां पर है? हरियाणा में। ये देसलपुर कहां पर? गुजरात। रंगपुर कहां पर? गुजरात। धौलावीरा कहां पर? गुजरात। समझा ना ये? अब सबसे पहला स्थल जिनका उत्खनन किया गया कौन सा है? हड़प्पा है। किसने उत्खनन किया? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। हड़प्पा की जो है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की जो है खोज की औपचारिक घोषणा कब किया गया? 1924 में। कहां पर किया गया? लंदन में किया गया। यही था ना ये? ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये देखो, और ये बहुत ही स्पष्ट दिख रहा होगा, इनको थोड़ा सा और ऐसा कर देता हूं मैं। दिख रहा है ऐसा? देखो इधर बुर्जहोम कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। ये बुर्जहोम जन्म स्थल कहते हैं ये। और इस तरफ ये तो ठीक है, नदी दिख रहा होगा इसमें तो स्पष्ट रूप से। ठीक है। और गुमला भी पुराना जगह है उधर का, गुमला। अरे पर देखो मोहनजोदड़ो और लोहम जोदड़ो। लोहम जोदड़ो ये ठीक है। मोहनजोदड़ो और लोहम जोदड़ो ये नाम याद कर लेंगे ये। ठीक है। तो कुल्ली संस्कृति स्थानीय संस्कृति, छोटी संस्कृति है पाकिस्तान से, मतलब ना मालवा संस्कृति। ठीक है ना? ये मालवा है। और आहार संस्कृति है, बनास संस्कृति है, ताम्रप्रसानिक वाला है ना ये। तो वैसे क्या है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में? क्या है? कुल्ली संस्कृति। ठीक है। और ये सुतका गेंदोर नाम समझा रहे हैं ये। यहां पर देखो रंगपुर और देसलपुर। रंगपुर और देसलपुर ये दोनों पूर्व कर देंगे तो क्या है? हड़प्पा वाला हो गया। कहां की बात कर रहे हैं हम? गुजरात का। लोथल देखिए यहां पर मेहगाम। मेहगाम कौन सा है? मेहगाम। ये देखो इनका जो है रास्ता है ये एकदम हमारा जैसे नेशनल हाईवे होता है ना सड़कें जैसा, तो ये यहाँ मेहगाम है। वहां कहां पर? लोथल। अभी देखो लोथल बहुत करीब है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है इनका ये बोलते हैं खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात। क्या बोलते हैं? खंभात। ठीक है। अब इसका क्या है? कच्छ का, कच्छ की खाड़ी, इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। ठीक है। ये पर सर क्रीक, कोरी क्रीक, गोदिया क्रीक यही होता है ये। सोता समझते हैं? सोता बरसात में पानी भर जाएगा, बाद में पानी वहां पर सूख जाएगा, ये वाला। तो ये सब है ये। तो ये जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र है। और यहीं पर क्या है? धौलावीरा भी यहीं पर ही है, कच्छ के रण में। यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, धौलावीरा यहीं पर है, कच्छ के रण में ये। ठीक है, कच्छ के रण में ये दिख रहा है। ये मेहमा गए लोथल। अब ये लोथल क्या है? बंदरगाह है। लोथल क्या है? बंदरगाह है। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो है हमारा जो बंदरगाह जहाज संग्रहालय, जहाज म्यूजियम यहीं पर स्टेब्लिश किया गया, किया जा रहा है अभी। कहां पर? लोथल में। ये भारत की जो सबसे प्राचीन बंदरगाह है, इसलिए बंदरगाह नगर। कौन सा? लोथल। यहीं पर अग्निकुंड मिले हैं, दिखाऊंगा अग्निकुंड में। आप लोग कल देखे हैं क्या? देखनी नहीं देखे? अभी दिखा दूंगा मैं थोड़ी देर बाद में ये। ठीक है। मिताथल एक नाम और याद रख लो। ये एक नाम कौन सा था मैंने? कालीबंगा। ठीक है। तो मेहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान में। 7000 बीसी में चावल के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ हो गया। उसके बाद फिर जो है मोहनजोदड़ो कहां पर? पाकिस्तान में। किस नदी किनारे? किस नदी किनारे है?
सिंधु नदी के किनारे, ठीक यही हुआ ना, मोहनजोदड़ो किसमें, सिंधु, और हड़प्पा रावी नदी, राइट, ऐसे बोलिए, थोड़ा सा समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर चलो गुफकराल, ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है। और मोहनजोदड़ो और क्या है, लोहम जोदड़ो, दो जोदड़ो है, मोहनजोदड़ो फिल्म देखी भी होंगे, नहीं देखिए, देखिए हड़प्पा के बारे में ही बना हुआ है, ठीक है। ये फिर वही आ गया, ये सब स्थल है, अलग अलग जगह पर तरीके से इसको है, ठीक है। ये तो मैं आगे बढ़, ये धौलावीरा है, ठीक है, क्या है, धौलावीरा हो गया, ठीक। आमरी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, कोट दीजी ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और यहाँ तो पूरा इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट और जगह ही जगह है, कहां पर, जैसे सिंधु, अब देखो सिंधु नदी कहां पर है, ये सिंधु नदी दिख रहा है, कुछ दिख रहा है ना, सिंधु नदी, इनको मैं थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट कर दूं, तो हाईलाइट करने के लिए इसको ऐसा भी किया जा सकता है, बताना ही तो है, तो ये क्या है, ये सिंधु नदी हो गया, यही हुआ ना, दिख रहा है, अब ये थोड़ा सा अच्छा मैंने मोटा कर दिया है इसको, ये लिए, अब ये क्या है, झेलम, तो मालूम होगा, और ये क्या है, चेनाब, उसके बाद ये क्या है, ये रावी है, इधर क्या है, रावी, और ये जो है सतलज, और ये सतलज, और ये व्यास, ये लिख दी है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये व्यास, तो अब ये कौन सी नदी हो गया, सिंधु, तो सिंधु मुख्यतः कौन सी नदी मिल रही है, सतलज मिल रही है, सतलज में कौन मिल रही है, इधर रावी मिल रही है, रावी में कौन मिल रही है, चिनाब मिल रही है, चिनाब में कौन, झेलम, है ना, ठीक है। तो वो क्या मांदा किस नदी के किनारे, चिनाब के किनारे है, ठीक है, कौन सा है, चिनाब। अब इधर देखो, सबसे इधर पूर्वी वाला जो है आलमगीरपुर नहीं दे रखा है यहाँ पर, ये ठीक है, छोड़ो उनको, ये क्या है, राखी गढ़ी, एक महत्वपूर्ण जगह, ठीक है। और उसके बाद फिर कहाँ बात की हम लोगों ने, कालीबंगा, याद किए हैं, ठीक है। और ये पर क्या है, हड़प्पा दिख रहा है, किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे। अब मोहनजोदड़ो, ये क्या है, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, और यहीं पर लोहम जोदड़ो भी है, यहीं पर क्या है, लोहम जोदड़ो है, ये भी किसके, सिंधु नदी किनारे। ये देखो कोटदीजी, कोटदीजी कहां पर है, पाकिस्तान में, किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। यहां पर देखो आमरी, ये कहां पर है, सिंधु नदी किनारे। यहां पर देखो ये इधर ये देखो ये सब दिख रहा है, ये तो ये एकदम देखो, ये भी नगर कहां पर हो गया, सिंधु नदी किनारे, ये भी नगर, ये भी सिंधु किनारे, दिख रहा है ये पूरा लगभग लगभग क्या है। अब यहां भी देखिए, ये देखो ये नदी दिख रहा है, ये दिख रहा है, घग्गर नदी है, देखो दिख रहा है, घग्गर उनकी सहायक नदी है। ये सब जितने भी सब नगर बने हुए हैं इनके, ये नगर किसके किनारे किनारे है, सब नदी के किनारे है। क्यों, नदी किनारे क्या है, सामान बेचने के लिए क्या है, आसान है, नाव बनाना जानते हैं ठीक ठाक मात्रा में, अच्छा नाव बनाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े नाव बनाते हैं, उसी से क्या है, सामान बेचने जाते हैं, सामान उसमें डाल रख करके, और वहां से सामान खरीद कर आते हैं, मतलब क्या, आयात और निर्यात दोनों करते हैं ये, राइट, इस तरह से ये। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, और मैं, ये भी वही स्थल है, और उसको और याद करके देखेंगे आगे इसमें ये। अब उसके बाद फिर जो है ये स्थल है, आकार कैसा है इनका, त्रिभुजाकार है, बता चुका हूं मैं कई बार इसमें, आकार कैसा है इनका, त्रिभुजाकार। उत्तर में क्या है, मांडा, यहाँ पर क्या है, दाइमाबाद, यहाँ पर क्या है, सुक्का गैंडोर, दिख रहा है ये, थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए। और ये सबसे पूर्वी स्थल कौन सा आ जाएगा इनका, आलमगीरपुर, दिख रहा है ना ये आलमगीरपुर। यहाँ पर कौन हो गया, दाइमाबाद, ये कौन सा है, दाइमाबाद। ये पर भगत राव भी है एक स्थल, स्थल के नाम बस दिमाग में रखिए। एक नाम क्या है इधर, रोजड़ी, विक्रम क्या है, रोजड़ी, कहां पर, गुजरात में। रंगपुर कहां पर, गुजरात में। लोथल कहां पर, गुजरात में। सुरकोटड़ा, देखो ये सुतका गंडोर है ये, और क्या है, सुरकोटड़ा, कोटड़ा, 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 ठीक है। और क्या है, धौलावीरा। इधर ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, याद हो रहा है, रिपीट करना है आप लोगों को भी, ठीक है। एक क्या है, रंगपुर और लोथल, ये कहां पर है, गुजरात में। गुजरात में जो है उनको याद कर लेते हैं थोड़ा सा ये, ठीक है। ये प्रधानमंत्री के वाला राज्य है, कौन सा है, गुजरात। तो देसलपुर कहां पर है, गुजरात में। रंगपुर कहां पर है, गुजरात में। धौलावीरा कहां पर है, गुजरात में। सुरकोटड़ा कहां पर है, गुजरात में। लोथल कहां पर है, गुजरात में। रंगपुर कहां पर है, गुजरात में। रोजड़ी कहां पर है, गुजरात में। दाइमाबाद कहां पर है, महाराष्ट्र में। दाइमाबाद कहां पर है, महाराष्ट्र में। वो इमाम गांव एक और स्थल है, वो भी कहां पर है, महाराष्ट्र में।
ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं हम इसमें इस तरफ, राखी गढ़ी, तो पर जगह का नाम है, तो एक कौन सा है, राखी गढ़ी। एक क्या है, रोपड़, ये क्या नाम है, रोपड़, कालीबंगा और बनावली, तो ये तो समझ आ रहा होगा ये, ठीक है। तो ये देखा जाए तो ये वही घग्गर नदी है इस आसपास क्षेत्र में। ये कौन सी नदी है, घग्गर, जिनको ये पौराणिक सरस्वती नदी का जो है अवशेष मान लेते हैं ये, ठीक है। तो एक कौन सा हो गया, कालीबंगा, कहां पर, राजस्थान में। इधर सबसे पूर्वी क्षेत्र याद, पूर्वी स्थल याद कर लो, कौन सा है, आलमगीरपुर, कहां पर है ये, यूपी में। कौन सा है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहां पर है, यूपी में। सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा, ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। तो हड़प्पा का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा है। दक्षिणी स्थल कौन सा है, कौन सा है, दाइमाबाद। पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर। पश्चिमी स्थल कौन है, सुतका गंडोर। धौलावीरा कहां पर है, गुजरात में। धौलावीरा कहां पर है, गुजरात में। लोथल कहां पर है, गुजरात में, ठीक है। अब बाकी कुछ फैक्चर है, पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा इनको मैं। अब ये देख लीजिए, इनको थोड़ा सा और याद कर लेते हैं। ये क्या है, हड़प्पा, दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है, दिखा, हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज किसने किया, राय बहादुर, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, ठीक है। व्हीलर ने भी बाद में काम किया है, वो बाद में उत्खनन किया था उन्होंने, ठीक है। कब की बात कर रहे हैं, 1920 में खुदाई शुरुआत किया था और 21 तक खुदाई कर लिया। और दूसरा कौन सा वाला है, मोहनजोदड़ो वाला है। मोहनजोदड़ो, और नीचे और कैसे बताया था हम लोगों ने, चहुदड़ो भी है और लोहम जोदड़ो भी है। मोहनजोदड़ो और लोहम जोदड़ो दो बताया था स्थल मैंने ये, ठीक है। और दोनों किसके, ये चहुदड़ो और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे है। जबकि हड़प्पा किस नदी किनारे है, हाँ? रावी नदी है, ये हुआ ना ये, ठीक है। तो हड़प्पा, ठीक है, इनका फाइनली खुदाई कब, खुदाई मतलब उत्खनन कब तक हो गया, 21 में ये, ठीक है। किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे। क्या मिला, क्या मिला, कांसे की गाड़ी मिला है। गाड़ी मतलब कौन सा, बैलगाड़ी। अब ट्रेन तो है नहीं है, तो क्या है, बैलगाड़ी है, ठीक है। और क्या है, मुद्रा मिला है, ठीक है। एक में है, एक वस्त्र पहने पारदर्शी, क्या है ये, संघ का बैल। क्या मिला, चलो, चित्रित मुद्रा, मुद्रा समझते हैं ना, उनके सिल जैसा, दिखाऊंगा मैं ये। कांस्य दर्पण, कांस्य का दर्पण मिला है, संघ का बैल और मछुआरे का चित्र। इसका मतलब ये मछली पकड़ना जानते हैं, ठीक है। तो मछली खाते भी रहे होंगे, स्वाभाविक है, ठीक है। हाँ, फिर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो खुदाई किसने किया, किसने खुद उत्खनन करवाया, राखालदास बनर्जी ने। यही जो है 1924 में लंदन गए थे घोषणा करने के लिए, किसके साथ में, जॉन मार्शल के साथ में ये, ठीक है। कहां पर है ये, पाकिस्तान में। किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे, ठीक है। ये पुरोहितों का आवास कहते हैं इनको, जो बोलता है ना, एक बड़ा सा मूर्ति मिला है पुरोहित का, नहीं देखे अभी, ठीक है, अभी दिखाऊंगा उसको मैं, पहले मूर्ति दिखा देता हूं मैं, ठीक है। कहाँ है वो स्थल, नहीं है क्या, हाँ मिलेगा, ये देखो, अब यहां से शुरू हो जाएगा। ये क्या है, हड़प्पा है, टीला, ऊंचा टीला है ये हड़प्पा का, दिख रहा है ना ये। तो ये सब ऐसे ऐसे बने हुए हैं ये। अब इसके ये ऊंचा वाला स्थल, तो यहाँ पर अमीर व्यक्ति, मतलब समाज के जो उच्च वर्ग है, शासक वर्ग है, पुरोहित वर्ग, वो, ये देखो ये क्या है, मटके, मितभांड, इसको बोलते हैं मटके, समझा ना, ये मिट्टी के बर्तन है और ये मिला हुआ है। कितना साल पुराना होगा ये, कितना साल पुराना होगा, आपसे कितना साल पुराना, आपसे कितना साल पुराना, अभी 2024 चल रहा है, चल रहा है ना। 2400 साल तो यही, 2400 तो हिसाब हो गया, 2400 यही हो गया ना। और 2400 से पहले एक, तब दो तीन, ऐसा करके 2400 हो गया ना। अब उसके पहले कितना, कम से कम 2600 बीसी की बात कर रहा हूं भाई, 3500 से कितना, 1300 बीसी तक ना। तो ये मटका कितना हो गया, 4500 साल पुराना, ठीक है। अभी तो मुझे जो है 40 43 साल पुराना हुआ हूं मैं, अभी कितना पुराना हो गया, 4500 साल पुराना, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। और ये भी सेमी स्थिति है, ये भी है, ये भी सेमी स्थिति है। इसके बाद फिर ये देखो, है ये मिट्टी के खिलौने हैं, बचपन में जो है ऐसा खूब बनाया हुआ है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो बैल दिख रहा है, नादिया बैल, एक बोला, और वो त्योहार आएगा, नादिया बैल यहाँ वहां घूमते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो क्या है, ये खिलौने बनाए हैं, ये क्या है, देखो अब बैल हो गया, अब क्या है, हाथी, हाथी के बारे में जानते ही है, तो उसमें, ठीक है, बच्चे ने बना रखा है। और देखो एक महिला का जो है
बनाया है मूर्ति, टेराकोटा बना रखा है। और ये भी जो है क्या है, बैल है, वो कुबर वाले बैल दिख रहा है ना, ये कुबर वाले बैल। तो ये भी पता नहीं क्या बना रखा है, चिड़िया है, ठीक है, अब जो भी मान ले आप, ठीक है। ये तो देखो, ये मुखौटा बना रखे है ना, ये खरगोश, ये मतलब है इनका, ये ठीक है। ये ऐसा, ये शिल्पी है, मुहर है, सिल सिल थप्पा समझते हैं ना, ये ऐसा। तो अलग अलग व्यापारी का ये तो क्या बोलते हैं, पशुपति, पशुपतिनाथ नाम जाने हैं। हाँ, भगवान शिव को बैठा हुआ पालथी में आकर के, और क्या है, योग कर रहा है, और सिंह लगा हुआ है, ठीक है। और आसपास में सब क्या है, ये इधर थोड़ी कभी साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जो है कुछ वो जानवरों के फोटो चित्र बने हुए हैं। और यहाँ पर देखो ऊपर में कुछ लिखा है, ये उनकी लिपि है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये उनकी लिपि है। तो लिपि कैसे है इनकी, चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि जो है, ऐसा जो स्क्रिप्ट बना दिया गया है, ठीक है, कुछ चित्र बना दिए हैं, और वो हर एक चित्र जो है एक भाव को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए बोलते हैं कि लिपि कैसा है, भाव चित्रात्मक। भारत की सबसे प्राचीन लिपि अब तक कौन सी है, हड़प्पा की लिपि है। कौन सी लिपि है, हड़प्पा की लिपि है, ठीक है। जिनको हालांकि पढ़ा नहीं गया है, जिनको नहीं पढ़ पाए हैं अभी, वो अलग समस्या है, उनकी समस्या नहीं है, हमारी समस्या है। अब ये मटके के जो है, मटके मतलब मिदभान, मिदभान के उनके टुकड़े मिले हुए हैं। मिदभान तो मिला ही है, मगर उनके टुकड़े, अब देखो इसको रंगीन बनाया गया है, सजाया गया है, दिख रहा है पत्ते, पत्तों से, ठीक है, इस प्रकार से। और रंग जो है अभी भी उड़ा नहीं है इनका, इतना मजबूत है ये। अब ये देखिए, ये इनके एक वो मसाला कूटने वाला बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, छोटा सिलबट्टे जैसा वो मसाला कूटते हैं, ये वैसे कुछ इस और है। ये देखो कितने रंगीन है ये, बटखरे, मुझे पता नहीं कि बटखरे क्या बोलते हैं, कूटने वाला होता है बटखरे में ख्याल से। ये वो कहाँ से मिला है, धौलावीरा से, दिख रहा है ये। और जब बाद में जब बताए ना कला शिल्प में, तो यही सब बताएंगे आप लोग, वो धौलावीरा से ये मिल गया, ठीक है। और उसके बाद ये सब बर्तन है उनके, ऐसे 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 बर्तन मिले हुए हैं, ये इस तरह का। ये देखो, ये मटके के मिदभान के टुकड़े हैं, ये भी मिला हुआ है। ये देखो, एक काल्पनिक पशु मिला है, काल्पनिक पशु का चित्र उत्कीर्ण है, दिख रहा है क्या, ये काला काला सा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये कनिंघम को मिला है ये, जनरल कनिंघम ना, उत्खनन के बाद यही मिला था उनको वो। ये हाथी, देखो लिखा है, ये लिखा है ना, जैसे कि अभी सिक्के होते हैं, सिक्के में क्या लिखा होता है, 20 पैसा, ऊपर में क्या लिखा होता है, कुछ लिखा होता है, ठीक है। 75 वर्ष आजादी के, ऐसे लिखे हैं, सिक्के में लिखा होता है ना ये, ठीक है। तो ये वैसे सेम स्थिति है, ठीक है, लिखे, देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिखे हैं। अब ये समस्या है कि हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, समस्या ये है हम पढ़ नहीं पाए हैं। ये तो पता चल जा रहा है जाता कि ये हाथी के बारे में क्या बात कह रहा है, या फिर वो हो सकता है कोई व्यापारी कर रहा हो, उसका नाम लिख दिया हो। बाघ भी है इसमें, बाघ तथा हाथी पर अंकित हड़प्पा के सील, ये सील है, सील समझते हैं ना, जिसके हम लोग, मैं भी लगाता हूँ सील, देखे होंगे कभी, तो ठीक है। अब ये देखिए, किसका है, बनावाली से मिला है, ये दिख रहा है ना, ये कहां से, बनावाली से। ये उनके क्या है, वो पूर्वी द्वार पर ये सब घेरा है उनका, देखो ऐसा घेरे हुए है ये, और ये ऐसे अलग अलग। उसके बाद फिर ये देखिए, दिख रहा है ये मोहनजोदड़ो के, ये मुख्य सड़क है, सड़क की चौड़ाई जो कितना, 10 मीटर तक, 10 मीटर तक चौड़ाई है। एग्जाम में पूछा गया है पीएससी में, ये कितने मीटर का है, 10 मीटर की चौड़ाई है। ठीक ठाक सड़क है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 बैलगाड़ी आराम से एक साथ में आ जा सकते हैं, एक ही साथ में, ये मतलब आने वाले के लिए अलग और जाने वाले के लिए अलग, ठीक है। अब ये देखो, ये सड़क है। अब ये सड़क बनाने का मतलब क्या हुआ कि पहले जो है अगर बस्ती बसाया जाना है उस क्षेत्र में, तो पहले क्या बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, उसके बाद में साइड में क्या है, नाली बनाएंगे, फिर छोटी सड़क निकालेंगे वहां से, समझ रहा है। पहले घर बसाएंगे ऐसा नहीं है, ये पहले क्या बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, फिर नाली बनाएंगे, फिर नाली को जो है इधर सड़क, छोटी सड़क, और साइड साइड में और छोटी नाली, उसके बाद फिर उसको कहां तक पहुंचाएंगे, घर तक पहुंचाएंगे। और घर भी कैसे, पहले परमिशन लेना पड़ेगा कि ऐसा ही घर बनाना है, तभी तो इतना व्यवस्थित घर बना है ना, वैसे तभी व्यवस्थित घर बना है ये, ठीक है। जबकि वर्तमान में क्या होता है, घर पहले बना लेंगे, बाद में सड़क बनाएंगे, और बाद में नाली, पानी भरेगा ही भरेगा, यही है ना, ठीक है। ये सब व्यवस्था है इनका, ये देखो ये कैसा बनाया है इनका ये। तो इनके भवन जो है कुछ तो जो है 1 मंजिल वाला है,
एक कमरे वाले हैं, कुछ में 2 कमरे, कुछ में 4 कमरे वाले, कुछ 1 मंजिला, कुछ में 2 मंजिला भी। 2 मंजिला मतलब क्या हुआ, 1 मंजिला तो यही क्या है, एक सीढ़ी जाती है ऊपर, वही सीढ़ी वही नीचे भी आती है, उसी से लोग ऊपर भी जाते हैं और उसे क्या है नीचे आ जाते हैं। ऊपर जो छत बनता है किससे, लकड़ी से बना होता है ये छत, किससे है, लकड़ी से। उस समय तो छड़ वर्ग उपयोग करने नहीं किए हैं उन्होंने, तो क्या लकड़ी से, मगर लकड़ी के ऊपर भी तो बनाए रहते होंगे ना, ठीक है। तो वो तो उसके बाद फिर नीचे नींव मजबूत, उनका मजबूत नींव, दोहरा मंजिल बनाना है ना, तो अमीर लोग रहेंगे उसमें, शासक वर्ग रहेंगे, वो पुरोहित रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, बड़े इस प्रकार से ये समझा रहा है। तो ये सब मिला है। अभी जब कभी अगर पाकिस्तान अगर जाएंगे, पाकिस्तानी धौलावीरा ही चले जाइए देखने के लिए, वहां का जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है, वाटर हार्वेस्टिंग मतलब समझ रहे ना, ये जल प्रबंधन की व्यवस्था बहुत मतलब बहुत यूनिक है अपने आप में। उस समय सोचना वो बात कल्पना से बाहर भी लगता है। ये देखिए, ये यही ईंट को जो है वो ले जा रहे थे वहां पर, कौन, वो ठेकेदार जो है मजदूरों से इसी ईंट को जो है वो रेलवे ट्रैक में बिछा रहे थे। ये यही है ना, ये देखो दिख रहा है ये कहां से, ये धौलावीरा से, इसका धौलावीरा से मिला हुआ है ये ईंट। और देखो कुआं, ऐसे हर घर में कुआं। अभी तो वर्तमान में जो है भारत सरकार को जो है ले जाना पड़ रहा है नल जल योजना, जल जीवन मिशन, ठीक है। अभी अब उस समय क्या है, हर घर कुआं है, हर घर शौचालय है, हर घर सेपरेट रसोई घर है, समझा रहे हैं ये, ठीक है। कहने का मतलब समझ रहे हैं जीवन के, उनके जीवन का स्तर, लोगों के जीवन का स्तर कितना उच्च है, अभी से भी उच्च, ये मतलब हुआ ना, ठीक है। ये सतह है ये। अब ये जो है देखो अलग अलग, ये छोटे मटके हैं, अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग मटके, यही हुआ ना, ठीक। ये क्या है, छोटी सी महिला की मूर्ति है, मृण मूर्ति। मृण मूर्ति समझते ना, मृण मतलब क्या है, मिट्टी के बने हुए मूर्ति, ठीक है। तो महिला की मूर्ति है। यहाँ पर शंख मिला है लोथल से, ये क्या है, शंख लोथल से ये, ठीक। ये यही मिला है, ये जो है एक सिंगी मुहर वाला, ठीक है। किसको मिला, कनिंघम को, यही मिला है, ज्यादा इस पर दिख रहा है। ये काल्पनिक चित्र है, एक्चुअल में ऐसा कोई पशु इस तरह तो होता ही नहीं है। ये एक काल्पनिक पशु है ऐसा प्रतीत होता है, और ये काल्पनिक पशु इसलिए क्योंकि ये जो है किसी बड़े जो है एक उत्तम जो ये सर्वोच्च स्तर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ऐसा मान लो। ऊपर देखो लिखा भी है, क्या है, ये उनकी लिपि है, जिनको पढ़ा नहीं जा सका, इनको क्या बोलेंगे, भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी लिपि है, भाव चित्रात्मक। जैसे चीन की लिपि है ना, जो समझ में नहीं आते हैं, वो भी पिक्टोग्राफी है, और ये भी क्या है, पिक्टोग्राफी है। ये भी क्या है, पिक्टोग्राफी। ये देखो एक महिला की मूर्ति है, ठीक है, इनके महिला की मूर्ति है। ये देखो, ये देखो ना, अभी वर्तमान में है, वो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं से सर ढकते हैं, उस समय से परंपरा चल रही है। देखो सर ढकते हुए बनाया है इनको ऐसे, देखो कैसे इनके जो है, और यहाँ पर ये करधन और बहुत सारी ये सब, समझ रहे हैं ना, ये परंपरा इसलिए बनी हुई है, परंपरा इसलिए मतलब इतना लंबे समय तक, ये उनकी निरंतरता है, ठीक है। ये है मोहरे, ठीक है, मोहरे जो गलम पहनते हैं ये, ठीक है। अभी सब अलग अलग बहुत जो कीमती पत्थर है, उन सबको काट काट कर तराश करके बनाया गया है। देखो कंगन, कड़ा, ये सब गले में पहनने वाला हो गया है, ठीक है। छोटे को ये बहुत छोटे छोटे है, अलग अलग ये सब, मतलब ये लोग जो है सजने संवरने वाला काम बड़ा किए रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये छोटे छोटे और खिलौने उस मूर्ति है, ठीक है। ये उनकी लिपि, ये सब मिला हुआ है उसमें, ये ऐसे ऐसे चित्र बने हुए हैं, हड़प्पा मोहरी इन सब में, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहाँ है, लोथल का कुआं, और कुआं से जो है वो तो कुआं से पानी, इधर देखो इधर पानी, फिर यहाँ से इधर, और इधर फिर ये इस तरह का, ये तो प्रत्येक घर में कुआं, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी कुछ कुछ मिला हुआ है, ऐसे सब लिखा हुआ, ये फिर ये सब चीज ऐसे मिला हुआ है, ये भी, ये मटके ऐसे मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर ये सब वहीं से मिला हुआ है, ये हड़प्पा वाला है ये। उसके बाद ये देखो घोड़ा, कहाँ मिला, लोथल से घोड़ा मिल गया, दिख रहा है, ये टेराकोटा है लोथल से। ये खेत जहां पर हम कहते हैं ना, खेतों की जुताई की जैसा कालीबंगा, ये ठीक है, आज भी ऐसा जुताई किया जाता है ये, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो वैसी का है, ये अग्निकुंड, अग्निवेदी कहां से मिला है, कालीबंगा से, देखो ना, है ये, ठीक है। और इस तरफ वो तो सतलज वाला हो गया। ये ये भी क्या है, 7 अग्निकुंड है इसमें, बहुत स्पष्ट दिख रहा होगा, नहीं तो देखो एक ये हो गया, एक ये इधर, एक एक दिख रहा है, ये तो एक साथ ये 7 अग्निकुंड है,
अग्निकुंड कितना महत्व रहा होगा उस समय। ठीक है, एक मतलब कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, एक तो लोथल वाला है और एक क्या है, कालीबंगा वाला भी है। तो कालीबंगम भी अग्निकुंड है और लोथल में भी अग्निकुंड, ये ध्यान में रखना है ये। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखो इनके चक्के, बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी के क्या है, चक्के कैसे, आरा वाला है। देखो आरा का चिन्ह दिख रहा है, ऐसा बनाए। ये टेराकोटा है बेसिकली, वो बैलगाड़ी के चक्के तो नहीं मिले मगर उनको टेराकोटा मिला है। ये जो है घोड़े, घोड़े के अस्थि पंजर मिला है, कंकाल उनका दिख रहा है ये। ठीक है, ये मिला हुआ है ये गोनूर में ये। उसके बाद फिर ये देखिए एक महिला नौसारों से मिला हुआ है ये। ठीक है, ये एक महिला का जो है मूर्ति, मृण मूर्ति है। अब देखो ये ऐसे, देखो सर ढक करके, यहाँ पर क्या है, लाल क्या है वो दिख रहा है, सिंदूर भी लगा रखे हैं। सिंदूर के प्रचलन उस समय से है, मतलब कितना, 4500 साल पुराना। वो ढकने वाला भी है। ठीक, उसके बाद फिर देखो ये ऐसे माला पर रखे और उनको पीले रंग का है ये, हो सकता है सोने का रहा होगा। ठीक है, और ये प्राप्त हुआ है ये। ठीक है, आभूषण है वही मूर्ति, इस गले में जो आभूषण है वह पीले रंग से रंगा गया है, जिसका अर्थ है कि वहां सोने का था। बालों का रंग काला जो कि यथार्थ है। मस्तक के ऊपरी भाग में बालों के बीच एक छोटा सा लाल बिंदु दिखाई देता है, सिंदूर का घोतक है। इसकी मूर्ति थी 2800 BC से 2600 BC ईसा पूर्व का है। समझा रहा है, ये इतना पुराना है ये। और ये देखो ये मटके के टुकड़े हैं भांड के, इसमें कौन सा, पीपल के पत्ते, ये ना उस समय से ये, तो ये सब उनके साक्ष्य है। अब ये तो बाकी ठीक है, आगे का है, ये भी है। दिख रहा है ये कांसे की मूर्ति, कहां पर, मोहनजोदड़ो से मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये ऐसे ऐसे यहाँ पर पहने हुए चूड़ियां है ये माला, एक पीछे से बांध देते हैं ना, बाल लंबे हुए क्या करेंगे, बांध देंगे। ये तरीका अपना रखा है, आज भी तरीका अपनाते हैं, यहाँ ही पहनते हैं और यहाँ ही पहनते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। और एक हाथ में पूरा चूड़ी चूड़ी पहन रखे हैं। राजस्थान में आज भी सेम प्रचलन है। ये मिला हुआ है चांदी के ऐसे चूड़ियां कुंडलित वाले है, समझा रहे ये। तो ये सब क्या है, हड़प्पा, एक कांसे के बनी हुई है। ये क्या है, कांसे के, इसको नर्तकी की मूर्ति बोलते हैं, डांसिंग गर्ल। ठीक है, ये मिला है धातु के एक जो है शंकु मिला हुआ है, कहां से, मोहनजोदड़ो से। ये भी जो है वो होता है ना, कुछ नाखून नाखून काटने वाला, कुछ इस प्रकार से। आज भी मतलब गांव देहात में ऐसे प्रयोग करते हैं, राजस्थान में पर्टिकुलरली जो है, और बाकी सब जगहों पर। ये देखो शिवलिंग, शिवलिंग लिंग पूजा, समझा रहे हैं ये प्राप्त हुआ। ये बैल, ठीक है, बैल कैसा है उसमें, वो बोलते हैं ना सांड। ठीक है, और यहां पर इसको ये त्रिशूल का चिन्ह बना दिया है, कुछ दिख रहा है क्या, ये इसको ये थोड़ा ज्यादा स्पष्ट है यहाँ पर ये। ठीक है, मतलब ये बैल बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा वो। ठीक, ये वही है पालथी मार के बैठा हुआ योगी, मतलब योग का प्रचलन उस समय है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पर और भी कुछ, ये कुछ और जंगली जानवर जैसे कुछ कुछ और है, बहुत स्पष्ट स्वास्तिक के मिला हुआ है। ये मोहनजोदड़ो से मिला है, पुरोहित। ठीक है, ठीक है, और ये फ्रेंच कट भी रख रखा है। ठीक है, और आंख थोड़ा सा खुले हुए, नाक टूट गए हैं, अलग बात है, पूरी मूर्ति नहीं मिला है, टूटा हुआ मिला है। ठीक है, और देखो ये ओढ़ रखा है, चादर ओढ़ रखा है, और उसमें क्या है, बुनाई किया गया है, दिख रहा है ये सजा करके। ये मतलब किसी बड़ा व्यक्ति रहा होगा, ये तो बड़ा पुरोहित, मानते पुरोहित वर्ग रहा होगा ये, ऐसा दिख रहा है ना ये मिला हुआ है, और अब मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, पुरोहित की मूर्ति है, समझ में आ रहा है ये। तो ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। ये योग करते हुए अलग अलग क्या है, आसन में अलग अलग योग की मुद्रा है ये, समझ में दिख रहा है ये मिट्टी के खिलौने जैसा है ये। उसके बाद देखो ये गप्पी, गप्पी खेलते बच्चे, और अभी वो ऐसा ही रहा गया है, समझ आ रहा है ये, तुम्हारा समझ आ रहा होगा ये। ऐसे रख देते हैं पत्थर को एक के ऊपर एक, और उसको फिर दूर से थोड़ा गिराने वाला प्रयास करते हैं। ठीक है, ये है देखो कुत्ता मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से, गले में पत्ता ही बंधा हुआ है, मतलब पालतू कुत्ता है ये, दिख रहा है ये छोटा सा। और ये क्या है, ये खुदाई वो खेत वाला हो गया। ये भी मिला हुआ है नमस्ते करते हुए हड़प्पा में, ये मूर्ति है, समझ रहे नहीं है, समझते ना, घर बाहर बना देते हैं नमस्ते करते हुए, ऐसी जो है ये जो है बनावली से मिला हुआ है। क्या है, क्या है, हल, हाँ वो टेराकोटा मिला है, टेराकोटा में से है ना, मिट्टी के पके वाला। तो एक छोटा खिलौना जैसा है, मतलब हल ठीक ठाक मात्रा में प्रयोग करते हैं वो। ठीक है, ये सब मिला है। और ये और गप्पी है, ये छोटा सा वो क्या बोलते हैं इनको,
वो लूडो खेलते हैं, लूडो पासा मनोरंजन के लिए है। ठीक है, ये देखो शतरंज जैसा पूरा, ये सब मनोरंजन के इनके साधन है, ये खेल है। लोथल सिंबली मिट्टी के मोहरे, ये इनका जो है क्या है, कालीबंगम एक दीवार, ये लंबा चौड़ा जो है इनका वो बनाया गया है, ये स्नानागार वाला है। ये जो है कील है, कील कौन सा वाला, बैलगाड़ी के चक्कों के किनारे चक्के उनके पहिए बाहर मत निकले कर कील लगा देते हैं ना, ये कील है, वही कील मिला हुआ है। उसके बाद फिर जो है ये बैलगाड़ी, ऐसा नमूना उनका ये। ठीक है, और उसके बाद ये दिख रहे होंगे क्या है, कमंडल है। ठीक है, ये भी मिला है, ये कमंडल। देखो ये उनके ऐसे ऐसे जो है बर्तन ऐसे ही इनके मिले हैं। देखो ये क्या बोलते हैं इनको, पैन, मैगी बनाने वाला, उस समय भी बनाते थे ऐसे ही है। ठीक है, ये सब देखो ऐसे ऐसे बर्तन मिले इनके ये। और ये जो है लिखने के लिए है, ये पता है पट्टी है, लोग लिखते हैं ना बचपन में, मिट्टी की पट्टी। ये भी लकड़ी का गत्ता जैसा ही है, इस पर लिखने वाली तख्तियां है बेसिकली, इस तरह से ये। और उसके बाद ये तो जो है क्या है, कुछ लिखा हुआ जो भी है, ये सब ऐसे ऐसे मिले हुए हैं हमें, ये दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे कलश वगैरह, ये इनके ये लिपि है। एक पशु बताया था मैंने, ये सब है। कहां से हो गया, कहां से, हड़प्पा से। इसमें जो है मैं और क्या बता रहा था कि जो याद करने वाला है, हड़प्पा, इसमें कुछ कुछ चीज में याद करना है, उसको पहले बता देता हूँ। चल कहाँ गया, ये हो गया, ये ले रहे थे हम लोग। ठीक, तो हड़प्पा कहां पर है, हड़प्पा कहां पर, पाकिस्तान में। ये किस नदी किनारे, रावी नदी। क्या मिला, कांसे की गाड़ी मिल गया। ठीक, और भी कही है। मोहनजोदड़ो कहां पर है, पाकिस्तान में। किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे है। यहां पर क्या मिला, वही पुरोहित वाला मिला है बड़ा सा। इस सब क्या है, चौदड़ो किस नदी किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है, सिंधु नदी। लोथल, लोथल कहां पर है, गुजरात में। किस नदी किनारे है, भोगवा नदी है। कौन सी नदी है, भोगवा नदी। वैसी कालीबंगा कहां पर है, ये राजस्थान में। किस नदी किनारे है, घग्घर नदी है। वैसी बनावली, ये कहां पर है, हरियाणा में है। बनावली कहां पर है, हरियाणा में है। बनावली कहां पर है, हरियाणा में है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है रोपड़, रोपड़ कहां पर है, पंजाब में। किस नदी किनारे, सतलज नदी किनारे। रोपड़ कहां पर है, पंजाब में। रोपड़ कहां पर, पंजाब। किस नदी किनारे, सतलज। फिर कौन सा है, कोटदीजी, ये कहां पर है, सिंध नदी किनारे, पाकिस्तान वाला। सुक्का गंडोर सबसे पश्चिमी स्थल है ये। ठीक है, तो सबसे पश्चिमी स्थल कहां पर है, ये दास्क नदी के किनारे ये। एक सुरकोटड़ा, ये कहां पर है, गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में। वैसे क्या, सुतका कोह है, सुतका कोह, ये उधर उधर बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया हो गया। मांडा, ये मांडा कहां पर है, जम्मू कश्मीर में ये वर्तमान में। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहां पर है, इधर हरियाणा में ये, घग्घर नदी वाला हो गया ये। ठीक है, आलमगीरपुर, ये कहां पर है, यूपी में। कौन सी नदी किनारे, हिंडन नदी किनारे ये। कौन सी नदी है, हिंडन नदी। ठीक है, तो ये क्या है, ये हड़प्पा के अलग अलग स्थल है ये। ठीक, आगे बढ़ू मैं। ठीक है, अब इस पर हम आगे बढ़ते हैं। कल कहां तक लिखे हैं, कहां तक हम कर चुके हैं कल, और नोट्स बनाते चले जाएंगे। और कहां तक लिखे हैं, कहां तक किए हैं बताओ आप लोग। विकास, विकास क्रम हो गया था ना। अब आगे करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल मतलब मैं जो है इसमें खोज बताया था, खोज हो गया है। और उसके बाद में नामकरण, ये लिखे हैं, नामकरण है। उसके बाद में भौगोलिक विस्तार, ये भी किए हैं ना, भौगोलिक विस्तार। उसके बाद फिर किसका, विकास क्रम। विकास क्रम में बताया था कितने चरण है, 3 चरण है। नंबर 1 चरण कौन सा है, नंबर 1 कौन सा है, प्राक हड़प्पा। उसके बाद सेकंड नंबर कौन है, परिपक्व हड़प्पा। उसके बाद कौन सा है, उत्तर हड़प्पा काल। कितने चरण, 3 चरण। पहला चरण मतलब प्राक हड़प्पा, कब से बताया था मैंने, 3500 बीसी से कब तक, 2600 बीसी तक। उसके बाद सेकंड नंबर कौन सा है, परिपक्व हड़प्पा चरण। उसमें कौन है, 2600 से 2900, 1900 बीसी तक। ठीक, फिर कौन सा है, उत्तर हड़प्पाई चरण। कब से कब तक,
1800 बीसी कब तक? 1300 बीसी तक। ठीक है, तो प्राक हड़प्पा वाले में दो नगर बताया था मैंने, कोटदीजी और अमरीनाला। कोटदीजी और अमरीनाला, ये क्या है, सबसे पुराने वाले हैं। मतलब अभी समझ लो कि नगर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये पहले चरण में यही हुआ है। वो ताम्र पाषाणिक और नव पाषाणिक स्थल थे ना, वही धीरे धीरे क्या बन गया, नगर बने हैं। ठीक है, अब वो नगर जो है उसके बाद जितने बड़े नगर बनेंगे, ठीक है, जितने बड़े नगर बनेंगे, तो बड़े नगर मतलब कब, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो बात कर रहे हैं वो कब की बात कर रहे हैं हम, 2600 से लेकर कब तक, 1900 बीसी के बीच की बात करें तो उसी समय ये बड़े बड़े नगर है। उसके बाद वहां फिर उनका पतन शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं, मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं, ये क्या है, तीसरा टॉपिक है ना हमारा, और इसको ऐसा लेता हूं मैं, सिंधु घाटी सभ्यता कर देता हूं। क्या है, ठीक है, आज कितना तारीख है, 17। ठीक, अब इसमें जो है हम क्या ले रहे हैं, विकास तो समझ लिए हैं आपने, बस थोड़ा सा उसको बस जो मुझे समझाने हैं उसमें क्या कह रहा हूं मैं, इनके विकास के कितने चरण, विकास के चरण तो कितना है ये, 3 चरण है। और इसमें पहले नंबर पे कौन है, प्राक हड़प्पा वाला है ये, प्राक हड़प्पा। ये एक्चुअल में क्या है, यहां पर नगरों का विकास हो रहा, शुरू हो रहा है ये। इसके बैकग्राउंड में क्या है, इसकी पृष्ठभूमि में क्या है, इसमें ताम्रपाषाणिक और कौन सा, नवपाषाणिक, ये सब स्थल है। और यही स्थल आगे चलकर क्या बनेगा, हड़प्पा के नगर, इन्हीं में से कुछ क्या है, नगर बनेंगे। तो इसमें जिसे कौन सा नाम बताया था मैंने, दो नाम बताया था मैंने, क्या, कोट दीजी और क्या है, दीजी और अमरीनाला, यही हुआ। तो ये क्या है इस समय, कि इस समय जो है ये जो यहां जो ताम्रपाषाणिक स्थल वाला इस जगह था, और यहीं पर क्या है, नवपाषाणिक स्थल। तो इन्हीं स्थलों में से कुछ क्या बने हैं, नगर बने हैं। समझा रहा ना ये, तो नगर को बनने में कितने, पहला वाला चरण कितने फेज के, कितने कब कर रहा हुआ, ये कब की बात कर रहा हूं मैं, 26, नहीं नहीं नहीं, 3500 से, 3500 बीसी से कब तक, 2600 बीसी तक। ठीक है, तो कितने समय हो गया, कितने समय लगे होंगे, समझ में आ रहा है ना ये, इतना। ठीक है, अब ये, हाँ, इसके पहले अगर देखेंगे, इसके पहले ये तो शुरुआत हो गया नगर बनना यहां से, मगर नगर बनने की शुरुआत होने से पहले क्या है, वही नवपाषाणिक और ताम्रपाषाणिक चल रहा है। और नवपाषाणिक और ताम्रपाषाणिक वाला कालखंड तब से मानते हैं, इसके पहले मतलब कब, लगभग कोई कह रहा है कि 6000 बीसी से, और कोई कहता है 5500 बीसी से, कब तक, आगे वाले फेज तक। मतलब जो है, एक जो गांव ग्रामीण बस्ती था, जो ग्रामीण बस्ती था, उस ग्रामीण बस्ती से, यहां जो ग्रामीण बस्ती है, ग्रामीण जो बस्ती है, उस ग्रामीण बस्ती से जो है यहां पर नगर बनने में, यहां नगर का उद्भव हो रहा है ना, नगर का उद्भव हो रहा है। तो नगर के उद्भव होने में जो है कितने वर्ष लग गए, करीब करीब 3000 साल। यही हुआ ना, कितने साल, लगभग करीब करीब 3000 साल। तो 3000 साल, तो 3000 साल में क्या, ये जो ताम्रपाषाणिक और नवपाषाणिक बस्ती है, यही क्या बने हैं, नगर बने आगे ना। ठीक है, तो वो बस्ती कब से शुरुआत हो चुका था, 3000, लगभग 6000 बीसी के आसपास में। और 6000 से पहले अगर देखेंगे तो कौन सा, ये नवपाषाण काल चल रहा है ना। सबसे पहला स्थल बताया था भारत में, जो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा है, मेहरगढ़ है, 7000 बीसी का है। कुल्डी हवा जो है इस तरफ यूपी में, 6500 बीसी का है, चावल के साक्ष्य है। वैसे मतलब समझा रहे हैं ये, तो नवपाषाणिक काल, तो नवपाषाणिक काल हम कब से मानते हैं, 9000 बीसी से, किससे, 9000 बीसी से, यही है ना। ठीक है, और उसके पहले वाला क्या है, मतलब उसमें ताम्रपाषाणिक भी है पैरेलल उसके ये, तो पहले पूरा पाषाणिक वाला फेज था, उसमें तो कुछ गांव कुछ बन ही नहीं पाए थे। फिर मध्यपाषाण काल वाला फेज आया, तो बस ठीक ठाक है, पशुपालन करता है, और यहाँ पर क्या है, पूरा ये खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया है। ठीक, तो वहीं से जो है वो जो ग्रामीण बस्ती जो खेती करते थे,
खेती के साथ साथ मिधभान वगैरह बनाते थे, और कुछ खेती करने मतलब क्या है, कुछ गाड़ी वाड़ी बनाएंगे प्रयोग करने के लिए, सामान वानी हमारा ढोने के लिए, ठीक है। तो वहीं से जो है बस्ती, कुछ ताम्र पसानी की बस्ती और कुछ जो है नाव पसानी की बस्ती, उन्हीं बस्ती जो है 3000 सालों में यहां पर क्या है, कुछ नगरों की शुरुआत हुआ, ठीक है। और वो नगर फिर इस 3500 बीसी से लेकर के जो है 2600 बीसी के बीच वो नगर जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ। कुछ उनमें से नदी के किनारे थे, कुछ उनमें से नदी के किनारे, अब कुछ नदी के किनारे थे, उन्हीं में से कुछ और ज्यादा बड़े, कुछ क्या है ज्यादा बड़े हुए, कुछ क्या हुआ ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा नगर, नगर क्या है बढ़ता चला गया, इनका विस्तार हुआ, इनका विस्तार हुआ, विस्तार के साथ साथ इनका विकास भी हुआ। कितने अवधि में, इस 2600 से लेकर कब तक, 2600 बीसी से कब तक 1900। पहले फेज में कौन सा हो गया 2620 वाला, उसके बाद में कौन सा 2600 से कब तक 1900 बीसी तक, राइट। तो पहले फेज 2600 से 3500 से कब तक 2620 है, इसमें नगरों का उद्भव हो गया। उसके बाद फिर 2600 से 1920 के बीसी के बीच वो बड़े बड़े नगर, यहां पर क्या है सब ये बड़े बड़े नगर, हम जो कह रहे हैं ना ये जो नगर की बात कर रहा हूं मैं, ये सब जितनी भी है, तो यहां पर जैसे चलो ये नगर हो, सिंधु नदी हो गया, तो यहां पर जितनी भी है, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि इसमें हड़प्पा है, इधर मोहनजोदड़ो है, इधर यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, ये लोहनजोदड़ो है, उसका गंडोर है, यहाँ पर ये धौलावीरा है, दाइमाबाद है, इधर मांडा है, हम कह रहे हैं ना तो ये सब के सब किस काल के, जितने बड़े नगर है, जितने बड़े नगर है सब के सब किस काल के हैं, इसी परिपक्व वाला है। ये कौन सा है परिपक्व काल, मतलब कौन सा 2600 बीसी से कब 1900 बीसी, इसे बोलते हैं परिपक्व हड़प्पा चरण। तो क्या है परिपक्व हड़प्पा चरण। तो जितने बड़े नगर है हमारे पास में कौन सा, जैसे कि हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, ठीक है, कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, ये सब के सब किस समय, ये इसी फेज वाला है। ये कब की बात कर रहा हूं मैं 2600 से 1900 बीसी में। उनके बाद तीसरा फेज आएगा ये इनका, तीसरा फेज यहां पर लिख दूं क्या, ठीक है, ये पहला फेज वाला हो गया, ये दूसरा वाला चरण हो गया। अब उसके बाद यहां साइड में मैं तीसरा चरण में लिख दे रहा हूं मैं, तीसरा चरण, तीसरा चरण में कौन से है 1900 बीसी से कब तक 1300 बीसी तक, ये कौन सा चरण कहलाएगा उत्तर हड़प्पा चरण। तो क्या कहेंगे इसको उत्तर हड़प्पा हड़प्पा चरण। तो इस चरण में क्या होना शुरू हो जाएगा, वो जो नगर थे अब धीरे धीरे क्या है उनका पतन होना शुरू होगा, उस नगर का धीरे क्या है पतन, मतलब नगरों का पतन शुरू हो जाएगा। पतन क्यों हुआ आगे बात करेंगे, नगरों का पतन प्रारंभ, और धीरे धीरे इसमें जो नगरी तत्व है, पतन जो होगा किसका, जो नगरी तत्व है, नगर वाले जो एलिमेंट थे ना उसमें, ठीक है, वो नगरी तत्व का पतन होगा। गांव तो स्वाभाविक थोड़ा सा असर तो आएगा ही आएगा, मगर पूरे गांव खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। पतन के अपने कारण है, उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये तो ये देख रहे हैं, तो ये इसमें तो उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे क्या बन जाएगा वही ग्रामीण बस्ती बन जाएगा। कैसे, जैसा जैसे कि नवपाषाण काल में हुआ करता था। तो नवपाषाण काल से जैसे बस्ती था ग्रामीण बस्ती, वही ग्रामीण बस्ती, कहने का मतलब जो छोटी बस्ती बहुत पहले हुआ करता था, वो छोटी बस्ती जो है उनका धीरे से क्या है विस्तार हुआ, बड़ा बस्ती बन गया। बड़ा बस्ती थोड़ा सा क्या है और बड़ा बना, यही नगर बन गया, ठीक, ठीक है, वृहद नगर, नगर बन गया। मगर अब जब संसाधनों का बड़ी मात्रा में दोहन कर लिया उसने, उत्पादन की मात्रा कम हो गया, तो स्वाभाविक है अधिशेष उत्पादन, जो अतिरिक्त उत्पादन होते थे उसी को तो बेचते थे। अब अतिरिक्त उत्पादन नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये नहीं बेचेंगे, मुनाफा कम होना शुरू हो जाएगा। अब मुनाफा कम होगा तो फिर क्या है खर्च करना कम कर देंगे, खर्च करना कम कर देंगे, धीरे धीरे व्यापार में भी क्या है
कमी आना शुरू हो जाएगा, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या है, कमजोर होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद में सोचेंगे कि शहर में कुछ नहीं हो रहा है तो कहीं गांव में चल के थोड़ा बहुत खेती बाड़ी कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ये? तो जो नगर वाला तत्व था समाप्त हो जाएगा और बन क्या जाएगा, ग्रामीण बस्ती। धीरे धीरे खेती करना भी कम हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पशुपालक। यही हो जाएगा ना, इसीलिए वैदिक में क्या है, पशुपालक वाला आ जाता है, ये ग्रामीण बस्ती वाला है, ग्रामीण संस्कृति है। जबकि ये क्या है, कहने का मतलब ये कि इनका उदय जो हुआ है वो भी क्या है, क्रमिक रूप से दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। यही हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा संस्कृति का उद्भव, लिखिए इनको, वो किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसको हड़प्पा नहीं कहता तो बार बार मैं, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का उद्भव। ठीक है, कैसे हुआ है, कैसे हुआ, क्रमिक, क्रमिक और कैसे, दीर्घकालिक एक प्रक्रिया, प्रक्रिया का परिणाम है। राइट, ये कोई अकस्मात रूप से जो है उदय हो गया ऐसा नहीं है। ये पर साइड में लिख देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं, अकस्मात इसका उद्भव नहीं हुआ है। अभी और बताऊंगा इसको कौन बनाया करके आएगा अभी प्रश्न, और कौन बनाया इसको, वो ऐसा बनाया कौन, ऐसे संभवतः बनाया किसने, एक और आता है ये। ठीक है, तो कैसा हुआ है ये, एक क्रमिक और दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिनके आधार में, इनका आधार, आधार कौन कौन है, वही नौपाषाणिक कृषक संस्कृति, यही है ना। और दूसरा कौन सा है, ताम्रपाषाणी कृषक संस्कृति। ठीक है, ये बस्ती है इनके पास में, बस्ती है ना, ग्रामीण बस्ती। और ग्रामीण बस्ती कैसा है, स्वावलंबी बस्ती है। तो वो ग्रामीण स्वावलंबी बस्ती जो है, ग्रामीण जो स्वावलंबी, ये फिर उसको ग्रामीण स्वावलंबी नहीं, स्वावलंबी गांव कहते हैं। स्वावलंबी समझते हैं ना, आत्मनिर्भर गांव है, आत्मनिर्भर गांव, स्वावलंबी ग्रामीण बस्ती, यही जो है इनका आधार बना। और यही सब क्या है, आगे चल के लंबी बड़ी बड़ी शहर बन गए, नगर बन गए। ठीक, तो ये उनका उद्भव हुआ क्रमिक रूप से, कितने चरणों में, 3 चरण में। इनको बता दीजिए 3 चरण में हुआ है, और 3 चरण में तो बता चुका हूं मैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरे चरण में ये। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। पहले तीसरा चरण मतलब कौन कौन सा हो गया, एक पहले क्या है, प्रारंभिक, प्रारंभिक चरण, हड़प्पा का प्रारंभिक चरण कब बताया था मैंने, 3500 से लेकर कब तक, 2600 बीसी तक। उसके बाद दूसरा चरण परिपक्व हड़प्पा का चरण, बड़े बड़े नगर है, मोहनजोदड़ो और ये हड़प्पा, कालीबंगा, इसी फेज का है ये। उसमें कब की बात किया मैंने, 2600 से 1900 बीसी तक, तो उसमें बड़े बड़े नगर थे अस्तित्व में ये। उसके बाद 1900 बीसी से फिर आगे उनका पतन होना शुरू हो गया। तो क्या है, पतन भी होगा तो कैसा होगा, सेम रूप से ये उद्भव एवं उनका पतन। तो पतन कैसा होगा ये इनका, वो भी कैसे, पतन जो होगा वो भी कैसे होगा, क्रमिक और दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम होगा, प्रक्रिया का परिणाम। ठीक है, इसमें जो है नगरी तत्व, जो नगरी तत्व है, जो नगरी तत्व जो है, नगरी तत्व मतलब कौन सा, नगरीकरण हो रहा था वो नगरी तत्व, नगर के जो मूल्य होते हैं ना, नगर के गुण। ठीक है, नगरी तत्व जो है
नगरीय तत्व का पतन होगा, इनका पतन हुआ। गांव तो रहेंगे ही रहेंगे, गांव तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनका पतन होना शुरू हो गया ये। तो यही जो प्रक्रिया क्या है, लंबे समय तक चला। कब तक? 1900 बीसी से कब तक? 1300 बीसी तक, ठीक है। तो उद्भव और साथ में इनका पतन, ये कोई अकस्मात रूप से नहीं हुआ है। कैसा हुआ है? ये एक प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया, दीर्घकालिक, क्रमिक रूप से चलती रही है, तब जाकर इनका पतन हुआ। क्लियर है यहां पर? ये आगे बढ़े, ठीक। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें और बातें आती है, लिख लिए, हो गया। अब इसमें आता है, इस हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? इसको लिखेंगे, हेडिंग देंगे फिर से, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता। निर्माता समझ रहे ना? ये निर्माता मतलब क्या? इसको बनाने वाले कौन लोग थे? खोज करता हूं, दयाराम साहनी, वही ना, हड़प्पा वाला ना? हाँ, नहीं नहीं, वो तो खोज की है ना। अब जैसे कि मान लो जो है, मेरा पेन गुम गया है, तो आपने खोज दिया, तो क्या कहलाएगा? वो तो आपने खोजा है, मगर पेन को बनाया किसने? अंतर आएगा ना, ठीक है। ऐसा जो है ये, तो निर्माता मतलब किन की बात कर रहा हूं? इस पूरे, इस सभ्यता को बनाया किन लोगों ने, उनकी बात कर रहा हूं ना। इस सभ्यता को बनाया किन लोगों ने? क्या ये भारत के ही लोग थे? क्या ये भारत के ही लोग थे, या कहीं और दूसरे देश, दूसरे क्षेत्र से आकर लोग यहां बसे? समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये जो इस प्रकार से जो संस्कृति बना, ये विकसित संस्कृति जो है इस बड़े क्षेत्र में, ऐसे इस बड़े क्षेत्र में, तो क्या ये भारत के देसी लोग थे कि कहीं और से आए थे? समझ में आ रहा है ये? अब इसमें दो प्रकार के विचार है। ये सब उत्खनन खोज कब चला है? ब्रिटिश काल में चला है भारत में। तो ये सब क्या है, उनको पसंद नहीं आता था कि यहां पर कोई बड़ा काम कुछ होते हुए दिखाया जाए, या फिर भारत के लोगों ने इतना 1000 साल पहले जो है इतना बड़ा कर रखा है, उनको गले से उतर नहीं रहा था। बताए कैसे? मगर जो सत्य है दुहरा नहीं सकते, और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं भी है। समझ रहे नहीं? है तो उसको ले दे करके उसको बताना ही तो पड़ेगा। मगर बताएंगे तो भी क्या कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है, जो इनका जो विकसित सभ्यता जिनको हम कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये विकसित सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये जो है खुद यहाँ के लोगों ने नहीं बनाए हैं। इन लोगों का मानना है कि नहीं, ये उनका बनाया हुआ नहीं है। ये मानते हैं कि ये जो है सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया मतलब एशिया का जो पश्चिमी, जो मध्य वाला हिस्सा है वो, और वहां पर कहां से आया? यूरोप से आया। वो कहते हैं कि यूरोप में, इनका जो मानना है, ठीक है, इनका मानना है कि मध्य एशिया में जो है, मध्य एशिया मतलब मैं इधर ऊपर की बात कर रहा हूं, यहां से ऊपर की तरफ सेंट्रल एशिया, वहां पर जो लोग क्या है, सभ्य है। वहां पर लोग क्या है? सभ्य है। अब उस सभ्यता में उनका जीवन स्तर अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहां उनके जो है मंदिर है, मंदिर बनाते हैं वो, वहां की बात कर रहा हूं मैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ये ना दजला फिरात की नारे वाला, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो वहां पर उनका जो है बहुत अच्छा जो है लिविंग स्टैंडर्ड है, उनके लोग जीवन शैली बहुत अच्छा है, और ये सब की वजह से, ठीक है, इन सब की वजह से वहां पर मंदिर भी है उनका। किनका? मेसोपोटामिया के लोगों का मंदिर है, उसका नाम है जेगूरत। मंदिर को क्या बोलते हैं? जेगूरत। जेगूरत, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं ये, ठीक है। जेगूरत, वहां पर क्या है? मेसोपोटामिया मंदिर है, ठीक है, और वहां लोग पूजा पश्चा भी करते हैं, उनके उनके प्रति उनकी आस्था है। समझ में आ रहा है? कहां पर? मेसोपोटामिया। कहां पर? ईरान और इराक वाले क्षेत्र में। ये बताया था मैंने, यहां से काफी दूर है भी ये। इधर मैप दिखा दूंगा इसमें, इसको थोड़ा सा मैं अगर ऐसा कर दूं, इनको मैं ऐसा थोड़ा सा कर दूं, इनको अगर ऐसा कर दिया जाए, तो इसको ये भी खींच देता हूं, चलो ऐसा कर दिया, और यहां से इनको मैंने खींच दिया, चलो इधर पाकिस्तान की तरफ ले गया, और उसके बाद फिर ये ऐसा अफगानिस्तान, और यहां से फिर ये
इधर ऐसे लाल सागर भी है, इसको हटा दिए तो अब यहाँ पर ये ईरान, ये वाला क्षेत्र उधर ऊपर, समझा रहे ना ये। तो ये जो सेंट्रल एशिया इधर वाला एरिया है, यहीं से इनका मानना है कि यहां जो लोग रहते हैं यहां पर, ठीक है, यहां जो लोग रहते हैं यहां पर इस मध्य एशिया वाले से, इस क्षेत्र से, तो इस क्षेत्र से जो है वो वहां पर इतने अच्छी स्तर में रहते हैं, तो उससे क्या है, उसके जो नीचे रहते हैं तो ऊपर क्या बन गया, एक बड़ा, एक उनके जो अच्छाइयां जो है ऊपर आ गया उभर करके, और वो अच्छाइयां जो है उड़ते उड़ते कहां पर आया, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। समझ में आ रहा है ये, इनको कहते हैं वहां से यहां टपक गया अच्छाइयां, इसीलिए यहां के लोग क्या बन गए, नगर वाले बन गए। एक सिद्धांत दिया है, उनको बोलते हैं विसरण का सिद्धांत, ठीक है। क्या कहते हैं ये, विसरण का सिद्धांत, विसरण का सिद्धांत। और इसमें क्या मानते हैं कि मेसोपोटामिया का सिद्धांत, मेसोपोटामिया से लोग यहां पर आए और उन्होंने ऐसे नगर बसाए। समझ में आ रहे हैं ये, मतलब अपनी ही बातों को सीख सीख करना है। अब मेसोपोटामिया कहां से आए हैं, वो पश्चिम से आए हैं, ये बात कहते हैं ये, ठीक। ईरान और इराक वाला क्षेत्र है ना, उसको मेसोपोटामिया बोलते हैं, उसमें सब मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरु सभ्यता, ईरान और इराक जानते हैं आप ना, नहीं देखे हैं मैप में, जाकर गूगल में एक बार ढूंढना मैप में ये, ठीक है। तो ये देखो, ये तो बता रहा हूं ना मैं, ये देखो ये भारत हो गया, यहां फिर क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान सीधा जाएंगे तो क्या है, ईरान, और इराक, इधर जाएंगे क्या है, अफगानिस्तान, इधर क्या है, सऊदी अरब, यमन वमन है, ये क्या है, अफ्रीका है। समझ आ रहा है ये, इस तरह से ये। अब ये पर क्या है, हमारा गुजरात वाला हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये किस क्षेत्र में हो रहा है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ये कोई बाहर से लोग ला करके नहीं बनाए हैं, वास्तविकता यही है। ये बनाए कितने हैं, ये भारत के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बनाए हैं। ये कौन है, ये भारत के ही है, ये निर्माता कौन है, ये भारत के ही देसी लोग कहा जाए इनको, भारत के जो है देसी व्यक्ति ने बनाया इसका, ठीक है, कोई विदेशी नहीं है, ठीक है। इसके निर्माता में अब उसके प्रजाति, किस प्रजाति क्या, उनके समूह होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें जो है इतिहासकारों का मानना है, ठीक है, और वो बहुत एग्जैक्ट सब में कोई एक ही प्रकार से सोचते हैं ऐसा नहीं है, कई अलग अलग प्रकार की बातें कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो निजाति समूह कहते हैं, प्रजाति समूह समझते हैं, प्रजाति समझते हैं, एक प्रजाति से मंगोलाइड, नाम सुने इसका, मंगोलाइड, चीन को देखेंगे तो कैसे दिखते हैं, वो अलग प्रकार का, थोड़ा सा उनके चेहरे की बनावट और वो सब चीजें है ना, उनके बोलते हैं मंगोलाइड। और एक होता है वो क्या है, ये क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, नाम सुने इसका, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, वो जो जैसे कि अब मुंडा, बिरसा मुंडा, जनजाति परिवार वाला, आदिवासी वाला, क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और एक कौन सा था मैंने, मंगोलाइड, मंगोलाइड मतलब कौन सा, तिब्बती, चीन, उनका चेहरे की बनावट और बनावट बिल्कुल क्या है, शरीर के अलग है ये, और जनजातियों की बनावट बिल्कुल अलग, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, हम लोग भी लगभग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वाले ही है, ठीक है। और एक और कौन सा होता है इसमें जो है, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय मतलब कौन सा, भूमध्य सागर, इधर आगे जाएंगे ना, इधर और थोड़ा आगे खींच तो कर दूंगा मैं, तो इधर आगे जो है सागर पड़ता है आगे, इधर ये जो सागर है, इधर फिर ये, और ऐसे इधर सागर, लाल सागर होते हुए यहाँ पर और एक अंदर जाएंगे तो इधर क्या पड़ता है, एक क्या है, भूमध्य सागर, यहाँ पर क्या पड़ेगा, ये भूमध्य सागर वाले क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र में तो जिस प्रजाति के लोग रहते हैं उनको बोलते हैं भूमध्य सागरीय, क्या बोलते हैं, भूमध्य सागरीय। और एक जो है साइबेरियन क्षेत्र में जो रहते हैं उनको बोलते हैं अल्पाइन। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये चार प्रमुख प्रजाति, तो चेहरे यहाँ पर जो हड़प्पा वाले क्षेत्र में, सिंधु नदी घाटी वाले क्षेत्र में जो उनके जो कंकाल मिले हैं और विशेष उनकी खोपड़ी जो मिली है, उनकी बनावट चेहरे की, उनके आधार पर जो है ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर चार प्रजाति के लोग निवास करते थे। कहां पर, सिंधु घाटी क्षेत्र में चार प्रजाति के लोग निवास करते थे। चार प्रजाति के लोग मतलब कौन कौन सा, एक जो है प्रोटो एस्ट्रोलाइट, इनकी बात कर रहा हूं मैं, नंबर 1 कौन है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट,
प्रोटो राइट, दूसरा ठीक है मंगोलाइड, ठीक है, और तीसरा अल्पाइन, पहले भूमध्य सागरीय ले लेता हूं मैं, भूमध्य सागरीय, ठीक है, और चौथा कौन सा है अल्पाइन। ये अल्पाइन मैंने कहां वाला बताया, साइबेरिया वाला, साइबेरिया मतलब कहां पर, रूस उधर वाला। अब भूमध्य सागरीय मतलब कहां पर, यूरोप वाला हो गया। और मंगोलाइड मतलब कौन सा, चीन तिब्बत ये वाला एरिया हो गया। और प्रोटोस्टाइड मतलब जो आदिवासियों को बनावट शरीर बनावट होता है, ठीक है। अब उसमें अफ्रीकन जगह निग्रो भी मिलेगा, एक प्रजाति निग्रो, बाहर से घुंघराने वाला काला काला, ठीक है। ये तो ये ठीक है। तो निर्माता में कौन है, इसमें 4 प्रजाति का है, मगर मुख्यतः प्रधानता किसकी है इसमें, इसमें जो प्रधानता है, इसमें जो प्रधानता है मतलब मुख्य रूप से बनाया किसने ऐसा मानते हैं, तो ये कौन, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय इन प्रजातियों ने बनाया है ऐसा मानते हैं ये भूमध्य सागरीय, समझ में आया। अब ये हो गया ये। अब इसके बाद वो जो बता रहा था ना, ये जो है भूमध्य सागरीय वाला जो है, ये जो समूह है, ये कहां से आया, इसी की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो कुछ लोग बताया मैंने कि कुछ लोग क्या मानते हैं, सुमेरु सभ्यता से आए हैं। और सुमेरु सभ्यता कौन सा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, कौन सा, मेसोपोटामिया सभ्यता, बता रहा हूं मैं क्या क्या ये, ठीक है। तो पहला जो है इसमें क्या, एक विचार क्या है, वो गार्डन चाइल्ड है, ब्रिटिश वो इतिहासकार है, और एक बूली भी है, और एक गुहा है। उनका मानना है कि वो सुमेरु सभ्यता से, ठीक है, कहां से, सुमेरु सभ्यता के लोग और कौन सा, सिंधु सभ्यता के लोग, ये दोनों जो है एक ही प्रजाति की लोग हैं, मतलब दोनों के बनाने वाले एक ही है, ये सिद्ध करने का प्रयास किया, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा बोलते हैं, ये कुछ लोग मानते हैं, अब कुछ लोग क्या मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक मैंने क्या बताया कि इसके निर्माता के रूप में ये तो प्रजाति हो गया, मगर ये मूलतः आए कहां से मानते हैं, कुछ लोग क्या मानते हैं, सुमेरु सभ्यता से, यहां से आए। सुमेरु मतलब कौन सा ले रहा हूं मैं, मेसोपोटामिया, ब्रैकेट में कर देता हूं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। ये भी अमान्य है, ये तार्किक नहीं है ऐसा, ठीक। कुछ लोग कहते हैं, अब कुछ लोग कहते हैं मतलब कौन, जैसे कि राखालदास किसका है, ये राखालदास बनर्जी का, उनका मानना है कि ये जो है कोई दूसरे और क्षेत्र से आकर के यहां पर बनाए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कौन, यहां जो अनार्य थे और जो द्रविड़ लोग थे, अनार्य और द्रविड़, समझ में आ रहा है ना, ये यहां जो अनार्य मतलब देसी, अनार्य, अब अनार्य मतलब कौन, जो आर्य नहीं थे उनकी बात कर रहे हैं। और कौन लोग, वही नवपाषाणिक और ताम्रपाषाणिक लोग, ठीक है, उन्होंने अनार्य और द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ जो साउथ के भी थे कुछ मात्रा में, ठीक है, दोनों ने मिल करके अनार्य प्लस द्रविड़ ने मिल करके बनाया। ये किसका है, राखालदास बनर्जी का। ये तो वर्तमान में जो है इनको थोड़ा अधिक तवज्जो दिया जाता है, ठीक है। अब वो जो मेसोपोटामिया वाला तो बिल्कुल है ही नहीं है, ये समझ में आ जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। तो इस प्रकार से इनके जो है निर्माता कौन है, मेनली किसको माना जाता है, भूमध्य सागरीय प्रजाति के समूह के लोग हैं। और ये कहां के हैं, यही भारत की है, यही देसी लोग हैं, जिनमें कुछ आर्य अनार्य और कुछ द्रविड़, ठीक। ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता, ये हो गया। अब उसके बाद फिर जो है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं इसमें अब उनकी विशेषताएं,
अब क्या लेंगे, उसकी विशेषताएं। हो गया? अभी कितना बज रहा है? 10 बज रहा है ना? हाँ, मुझे लगा टाइम पीछे नहीं चल रहा है हमारा। ठीक है, आगे लूं। अब जो है इनको थोड़ी बड़ी बड़ी चीज ले रहे हैं ना। अब हमें पढ़ना है इसमें। इसमें क्या आएगा? इसमें लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। क्या विशेष बात है? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। विशेषताएं मतलब क्या होता है, उनमें विशेष बात क्या है, हमें ये बताना है। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष बात क्या है, क्योंकि प्रश्न पूछेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सड़कों की जो है लंबाई, सड़कों की चौड़ाई कितना, 10 मीटर, ये विशेष है, ये विशेष है। ये कांस्य युग वाला है, ये विशेष है। यहां विकसित नगर है, बड़े बड़े नगर है, कुछ तो बड़े 20 हेक्टेयर तक फैले हुए हैं, ये बड़े नगर है। ये क्या है, बड़े बड़े जो है वो जहाज बनाना जानते हैं, ये विशेष है। ये जो है पक्की ईंटों से अपने घर बनाते हैं, ये विशेष है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति बनाते हैं, ये विशेष है। ठीक है, वो बड़े पत्थर को तराश करके जो है क्या है, एक पुरोहित की मूर्ति बनाते हैं, ये विशेष है। ठीक है, वो हल चलाकर खेती करते हैं। खेती करते हैं कैसे, हल चलाकर। ये बड़ी मात्रा में जो है खेती उत्पादन करते हैं, ये कृषि उत्पादन करते हैं बड़ी मात्रा में। ये इनके क्या है, शिल्प और कला के बहुत विस्तृत भंडार है। कुटीर उद्योग है, मन के बनाते हैं, उनके कारखाना है चौधड़ों में। समझ में आ रहा है कर रहा हूं मैं ये? ठीक है, ऐसे कई विशेष बातें हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष वो क्या है, इस संस्कृति के निर्माता स्थानीय लोगों के, कोई विदेशी नहीं है। इसका ये क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो संस्कृति कैसा है, ये देसी संस्कृति है। ये क्या है, देसी संस्कृति है। ये कोई विदेशी आयात की वो संस्कृति नहीं। इनका जो है उद्भव और इनका उत्थान और इनका पतन जो कुछ भी हुआ वो कहां पर हुआ है, भारत में ही, भारत के लोगों के द्वारा ही हुआ। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये देसी संस्कृति है, यही भारत के लोगों ने बनाया, इन लोगों ने ही बनाया है। देसी लोग है, चाहे अनार्य हो चाहे वह द्रविड़ हो, जो भी हो, मगर बनाया किसने, देसी लोगों ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये विशेष है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि कितनी पुरानी की बात कर रहे हैं, लगभग अब से कितना, अब से कितना 5000 साल पुराना। ये मतलब हुआ ना, 5000 साल पुराना जो है ऐसे विकसित नगर, जिसमें लोगों का जीवन स्तर जो है समकालीन कोई और सभ्यता उसके उसके समकक्ष नहीं था, उनके समकक्ष नहीं है। तत्कालीन दो ही सभ्यता तो देखा तो वही है, एक मिस्र की सभ्यता और दूसरा कौन सा है, सुमेरु सभ्यता, मेसोपोटामिया की, दजला और फरात नदी के किनारे, और मिस्र सभ्यता मतलब कौन सा, नील नदी के किनारे। दो सभ्यता, और ये किस नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे। उससे भी प्राचीन, जीवन स्तर उसमें ऊंचा, कहां पर, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। इसलिए कहते हैं देसी संस्कृति क्या है, ये बहुत विशेष है, ये कोई विदेशी नहीं है। ये इसने भारत की जो है जो प्राचीनता है, उनकी जो पुरातनता है, उनको हजारों साल पीछे ले गया। और समझ लो कि अब 3000 बीसी में हम नगर बनाए हैं, नगर है, इसके मतलब नगर को बनाने के लिए कितना समय लगा होगा, समझ रहा नहीं है। और वो भी कब, उस समय की बात कर रहे हैं जब कुछ तकनीक की स्तर आप समझ सकते हो, ये क्या है, विशेष है। उनके बाद फिर जो है दूसरा, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण, और भी कई है, इतने विशेष विशेष है, सब कुछ विशेष क्या है, इनकी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्या है, सुनियोजित निवास। सुनियोजित निवास, वर्तमान में जो है ऐसा नहीं है,
गांव क्षेत्र में अगर देखें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर भी आवास योजना, आवास अगर अलॉट करना है तो चितिड़ी बितिड़ी यहां वहां जो है क्या है आवास बना दे रहे हैं। गली मोहल्ले तो है ही नहीं, ऐसा लगता है कि ना तो सड़क है और ना तो वहां पर आने जाने की ठीक ठाक व्यवस्था है। देखिए गांव देहात में, तो आप लोग गांव नहीं गए हैं तो समझ में नहीं आएगा, समझ में आता है नहीं चाहिए, वैसा ही है। आवास योजना के अंतर्गत आवास अगर अलॉट भी किया जाना है ना तो जहां पसंद आया वैसी कर दे रहे हैं, जहां जैसी भी, कोई व्यवस्थित नहीं। इसलिए बस्ती कैसा व्यवस्थित, बस्ती का विकास कैसा हो रहा है, अव्यवस्थित विकास। ठीक है, एक समय जब आएगा तब बाद में पता चलेगा कि आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। ऐसे जो है यहाँ हमारी स्थिति है, ये समझ आ रहा है। अब रायपुर का कुछ देख लो, गली में आने जाने के रास्ते ही नहीं है, एक साइकिल अगर घुसेगा तो दूसरा साइकिल निकल ही नहीं पाएगा वहां से, ये स्थिति है। समझ आ रहा है ना ये, तो ये समस्या है ये। मगर ये क्या 5000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने क्या कर रखा है, विकसित नगर। और नगर बताया था, भी दिखाया था मैंने, ठीक है। इसमें विकसित नगर में कई विशेषताएं हैं, इस सुनियोजित निवास में जो है इनके कई विशेषताएं हैं। क्या, पहले तो क्या है, इनका प्लान्ड सिटी है। इनकी निवास में कैसा है, योजनाबद्ध तरीके से। क्या क्या तरीका है, योजनाबद्ध तरीके से किसका निर्माण करेंगे, सड़कों का निर्माण। और क्या है, मुख्य सड़क कितने, 10 मीटर चौड़े, ये स्थिति है ना। ठीक है, और सड़कों के किनारे ये क्या बनाएंगे, सड़कों के किनारे क्या बनाएंगे, नालियां। वो भी कैसे, चौड़े वाले नालियां, चौड़े। ठीक है, वो सड़कें जो है एक दूसरे को कैसे काटते हैं, एक्सीडेंट ना हो, बिल्कुल ध्यान रखा गया है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। समकोण का मतलब क्या हुआ, ऐसे मान के चलो, ये इनको ऐसे कर लिया जाए तो ये कहां है, लाइन वाला है, यहां पर भी कर लेते हैं हम। एक ये हो गया, ये चलो, ये भी जो है बहुत खराब स्थिति है। अरे समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। और यहाँ जो बस्ती बनाएंगे, ये बस्ती कैसे बनाएंगे, इसमें इसी में और लेता हूं मैं आगे ये। अब इसमें जो है इनके जो बस्ती बनेंगे वो इसमें यहां से थोड़ा छोड़ेंगे, ये यहां से थोड़ा ये जगह छोड़ देंगे, ऐसे ये स्पेस रहेगा, ये जो सॉरी ये क्या है, खाली स्पेस रहेगा। उसके बाद यहां से जो है फिर ये बस्ती बनाना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है ये। अब उसके बाद फिर जो है ये इनके जो तरीके हैं एक्चुअल में, कि ये अब इसमें जो बस्ती बनाएंगे, तो घर बनाएंगे तो घर का विन्यास, एक घर ऐसे, दूसरे घर, तीसरे घर, फिर सड़क पतली वाली, समझा रहा नहीं है, फिर बस्ती, अब फिर घर, ऐसे ऐसा इनका विन्यास है। और यहां पर फिर गेप है, और ये तरीका है इनका ये। ठीक है, अब यहां पर किनारे किनारे क्या है, इसमें नाली भी है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सुनियोजित तरीके से बना रहे हैं हर एक चीजों को। किनारे किनारे पर क्या है, नालियां बनाया है।
कहीं कहीं पर जो है बीच बीच में क्या है वो बना रखा है ऐसे वो जहां पर कूड़े करकट रख सके, इसके लिए क्या है ये भी व्यवस्था कर रखा है। ऐसे जो है समझ रहे हैं ना, ये ऐसे बीच बीच में ये व्यवस्था है इनका। ये मैं दिखाया था फोटो मैंने, इमेज है उसमें। ये सड़न की दूसरी क्या है संकोण पर काटती है, 10 मीटर लिखो मैंने क्या, 10 मीटर चौड़े, ये तरीका है ये। ठीक है, तो क्या है निवास कैसा इनका, लगभग आयताकार। निवास कैसा है इनका, आयताकार निवास, आयताकार बस्ती है। ठीक है, अब कई विशेषताएं इनका, ये जल्दी जल्दी लिखिए इसमें। हाँ, इसमें मतलब ग्रिड पद्धति, ये तो मैंने बताया, तो ऐसे 2-3 और बनाएंगे। तो पद्धति कैसा इनका, इसको बनाने बसाने का, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है इसका, एक तो सब बताया मैंने क्या क्या है। अब इसमें जो है, अब इनके सड़कें तो हो गया, ठीक है, तो बड़े शहर हो गया, सड़कें हो गया, कुछ छोटे भी है, कम चौड़े वाले भी है। ठीक है, 2-2.5 मीटर के आसपास के सड़कें भी है, 3 मीटर के आसपास छोटी गलियां जैसा है उस प्रकार की भी है। अब इसके साथ में और क्या मिलेगा, इनके सड़कें वाला हो गया, अब वो मुख्य सड़क और गलियां, ठीक है, बस्ती की तरफ अंदर में। ये सड़कें जो है एक दूसरे संकोण पर काटते हैं, और ये जो है इनके जो ये घर है ना, इनके जो है दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते हैं, पीछे की तरफ खुलते हैं। ठीक है, ये इनकी अच्छी विशेषता है ये। उसके बाद फिर प्रत्येक घर में, इस प्रत्येक घर में क्या है, कुआं है। अब देखो पहले सुन लो, कितने साल मैं नहीं लिख पाऊंगा, लिखा तो काफी है। प्रत्येक घर में क्या है, कुआं है। प्रत्येक घर में अलग रसोई घर है, अलग से शौचालय है। ठीक है, कुछ में दो दो रूम बने हुए हैं, अब कुछ में क्या है 4 रूम बने हुए हैं, कुछ में केवल एक ही जो है फ्लोर वाले है। एक फ्लोर मतलब कौन सा वाला, एक, ठीक है, एक ही फ्लोर वाला है। फिर कुछ में क्या है दोहरा, दोहरा मंजिल वाला है ये। समझा रहे ना, ये सीढ़ी बनी हुई ऊपर जाने के लिए, ये समझा रहे हैं। ये जो उसका जो वॉशरूम बना हुआ है नहाने वाला जो है, ठीक है, तो वहां पर क्या फर्श पत्थर लगा दिया है, पर नहाने के लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था, दीवारों में पत्थर की व्यवस्था, चलो टाइल्स वगैरह लगा देते हैं वैसे ही है। समझा रहे हैं। तो बीच बड़ा सा आंगन भी है, बीच में क्या है कुआं है, प्रत्येक घर में कुआं, और वहां से क्या है खराब पानी बाहर निकालने के लिए क्या है नाली बनी हुई है। घर में जो रसोई घर है या फिर जो नहाने का स्थल बना हुआ है, वहां से छोटा सा क्या है मोरे, मोरे समझते हैं, छोटी नालियां, और छोटी नालियां कहाँ जाकर थोड़ा बड़ा नाली में, और वहां घर बाहर फिर क्या है फिर ग्रामीण क्या है घर के किनारे फिर नालियां, वो कहाँ जाएगा, वो बड़ा जो नाला बनाया है, बड़ा नाली, नाली कौन सा सड़क के किनारे वाला, और वो नाला बड़ा नाला कहाँ जाएगा अलग से सोख्ता बना रखा है दूर दराज में जाकर के। समझा रहा है ये कितना जीवन का उच्च स्तर है ये। ठीक है, और वो भवन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ईंट का प्रयोग करते हैं। किसके प्रयोग करते हैं, ईंट। ईंट मतलब कौन सा पक्की ईंट। इनके भवने, इनके भवने जो कैसे है ये पक्की ईंट का प्रयोग करते हैं। पक्की ईंट का, बड़े बड़ी ईंट बनाए पक्की ईंट का। हालांकि कुछ घर कच्ची ईंट की बने हुए हैं, मगर ज्यादातर ईंट कैसे इनके पक्की ईंट के बने हुए हैं। जबकि समकालीन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसमें कोई पक्की ईंट का प्रयोग नहीं किए हैं, वो कच्ची ईंट से बनाते रहे हैं। क्योंकि ईंट को पकाने के लिए क्या चाहिए, बड़ी मात्रा में लकड़ी भी चाहिए ना, और सेंट्रल एशिया में उस तरफ तो उतना बड़ी मात्रा में उस तरह की स्थिति है ही नहीं है। ठीक, हाँ, और क्या क्या इसमें है, कई बातें हैं। अब ये जो है क्या सुनियोजित नगर निवास बता दिया मैंने, बहुत सारी बातें इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, जीवन स्तर क्या है इनका उच्च है। इनके भवन जो है, ठीक है, कुछ उच्च टीले में बने हैं, ऊंचे टीले में बने हुए हैं पक्की ईंट। कुछ भवन इनके ऊंचे टीले में बने हुए हैं, ऊंचे टीले में, अब कुछ थोड़ा सा नीचे टीले में। वो टीला दिखाया था मैंने, नीचे टीले में। इससे प्रतीत होता है कि जो अमीर व्यक्ति या ज्यादा प्रभुत्व कुलीन व्यक्ति रहा होगा वो जो है ऊंचे टीले में रहते रहे होंगे, और जो थोड़ा सा गरीब वर्ग रहा होगा किसमें, नीचे वाले में। समझ में आ रहा है, ये बहुत जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग हो गया। ठीक है, अब पहले समझ लो उसके बाद लिखते रहना ये। ठीक है, इसमें जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग, क्योंकि नगरी संस्कृति है, तो नगरी संस्कृति इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत बड़ा वर्ग क्या रहता है,
नगर में रहते हैं। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रामीण तो नगर की जनसंख्या ज्यादा, नगरों की जनसंख्या ज्यादा है और ग्रामीण कम है, ऐसा नहीं है। आज भी वर्तमान में क्या है, ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, तो उस समय भी ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा था, मगर बड़े कुछ नगर हुआ करते थे, राइट। और नगर कैसे है, इनके बहुत ही सुनियोजित तरीके से बसाया हुआ है, प्रबंधित है। जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग जो है गैर खेती काम में करता है, गैर खेतीकार है वो। गैर खेती मतलब गैर गैर खेतीकारी मतलब क्या है, अलग अलग पेशे के लोग हैं। क्या कुछ क्या है, कुछ क्या है कुंभकारी के काम करेंगे, कुछ तो कृषक है, कुछ कृषक मजदूर भी होंगे, उसमें श्रमिक भी तो होंगे ना। कुछ क्या है श्रमिक, और कुछ क्या है व्यापारी है, कुछ छोटे उद्योग करते हैं, मनके बनाने का काम करते हैं, छोटे मनके बनाने का काम। कुछ क्या है बढ़ाईगिरी है, कारीगरी। कुछ क्या है जुलाहे, कपड़े बनाने का काम करते हैं ये। कटाई है, बुनाई है, दोनों काम भी करते हैं ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कुछ कुंभकार, मटके बनाने का काम करेंगे करेंगे। तांबे का प्रयोग करने तो ताम्रकार, ये भी तो करेंगे करेंगे। कांसा वाला काम करना है तो कसेर तो रहेंगे ही रहेंगे। समझ में आ रहा है ये। तो कुछ कपड़े बनाने वाले, कटाई और बुनाई करने वाले, क्या कहते हैं आप समझ सकते हैं, आप उनको क्या बोलते हैं वर्तमान में? बुनकर। ये सब जो है बुनकर हो गया। फिर उसको में वो बुनकर के साथ में कपास उत्पादन करते हैं ना ये, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर जो है और बहुत बड़ी मात्रा में ये, तो क्या है इनके पास में एक ठीक ठाक प्रकार की क्या है अलग अलग काम करने वाले लोग हैं। कुछ शासक वर्ग होंगे, कुछ प्रभुत्व वर्ग होंगे, वो पूरी क्या है व्यवस्था बना रखा है। मतलब इनका जो गवर्नेंस का जो मॉडल है वो काफी अच्छा है, राइट। उसमें जो है जो बड़े नगर है उसमें बड़े बड़े कुछ उसने सार्वजनिक स्थल बना रखे हैं, जैसे कि विशाल स्नानागार। तो क्या है विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ मतलब क्या है, बड़ा सा तालाब बना दिया, बड़ा विशाल तालाब बना दिया। अब वो सिंचाई दो प्रकार से काम आ जाएगा। एक तो क्या है पानी की व्यवस्था भी हो गया, पीने की पानी की व्यवस्था हो गया, ठीक, पीने के पानी की व्यवस्था भी हो गया, और आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई भी किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सा देख लीजिए कि ये जो क्षेत्र है ये कहां पर हो रहा है, पूरा पूरा ये कहां पर हो रहा है, ये इस क्षेत्र में हो रहा है ना, इस क्षेत्र में हो रहा है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है यहां से है, यहां पर खेती बाड़ी हो गई ठीक ठाक मात्रा में, यहां पर खेती ठीक ठाक हो रहा है ना, खेती है, पशुपालन ठीक ठाक है। मगर अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये जो क्षेत्र है अभी वर्तमान में यहां पर जनसंख्या बहुत बड़ी है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल वहां से कहां पर, बिहार, फिर ऊपरी तरफ जा रहे हैं ना, राइट। तो वर्तमान में ज्यादा फर्टाइल लैंड अगर देखा जाए, ज्यादा जो है अगर उपजाऊ खेती वेती मानते हैं तो कौन सा, ये वाला क्षेत्र, यही है ना, ठीक है। मगर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो भारत में जो है जो खेती का विकास हुआ है या फिर सभ्यता का अगर विकास देखा जाए तो सभ्यता एक्चुअल में उद्भव कहां पर हुआ है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ना। मानसून कैसा जाता है, मानसून तो यहां से जाते हैं ना, मानसून जो है कहां से, ऐसे ना, यही स्थिति है ना लास्ट में। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां जो है थोड़ा सा कम वर्षा वाला क्षेत्र है, मगर वर्षा जितना मात्रा में हो रहा है वो कृषि के लिए अनुकूल है। औजार कैसे हैं, कुछ तांबे के, कुछ तो पत्थर के हैं, और कुछ क्या है कांसे के, और कांसे के बहुत अधिक कुछ मिलता भी नहीं उनको, तांबे टीन कम है यहाँ पर ये, ठीक है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो सभ्यता जो है उस सभ्यता का जो विस्तार हुआ, विकास जो हुआ है, उनका उदय जो हुआ है कहां पर, इस उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में हुआ है। वर्तमान का बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, रेगिस्तान, मरुस्थल है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है इस तरफ, क्योंकि यहां पर थोड़ा बारिश कम हो रहा है, अनुकूल है, जितना आवश्यकता है कृषि के लिए उतना ठीक है, बाढ़ भी आ जाता है, उपजाऊ मिट्टी मिल जा रहा है प्रत्येक वर्ष उनको, उसमें खेती करना बहुत आसान है। अगर थोड़े बहुत पेड़ अगर उग गए रहे होंगे तो उन्हीं पेड़ को काट करके क्या है खेती बाड़ी में प्रयोग किया और ईंट वीट बनाने में प्रयोग किया। मगर वहां से अगर बाहर अगर इस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे, तो इस क्षेत्र में क्या है, इधर अगर आते हैं तो इस तरफ क्या होगा, वर्षा की मात्रा बढ़ेगी, वर्षा की मात्रा बढ़ेगी।
वर्षा मतलब बढ़ेगी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मानसून इधर से जा रहा है ना, राइट। मानसून की स्थिति है, फिर उस समय वर्षा जो है इधर इस तरफ क्या है, पेड़ पौधे और क्या है, वनस्पति की मात्रा, मतलब यहां पर वन कैसा है, एकदम सघन वन है। और सघन वन को काटने के लिए क्या चाहिए, अच्छे हथियार चाहिए ना। अब इनके पास तो कोई लोहे के बने हुए हथियार नहीं है, इसीलिए इनका विस्तार इस तरह नहीं है। ठीक है, आगे चल करके जब लोहे का वहां उपयोग करना शुरू कर देंगे, तब जाकर क्या है, ये उनका विस्तार करेंगे, राइट। मतलब मेनली जो है सभ्यता जो है भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई, पहले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, और वहां से फिर इस तरफ पूर्वी की तरफ इनका विस्तार हुआ है, राइट। हमें ये बात ध्यान रखना है एक्चुअल में। ये तो इनकी विशेषताएं में क्या है, तो ये क्या है, नगर वाला है, और नगर में क्या है, ये सब प्रकार की उनकी विशेषताएं हैं। और भी कई विशेषताएं हैं, विशाल आकार है, पहली बात तो यही है इनका। जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग जो है खेती के अलावा जो अन्य कार्य है उसमें लगे हुए हैं। ये लिपि के बारे में जानते हैं, ये लिखना जानते हैं। आगे लिखूं क्या, पहले सुन लो, फिर कल लिखवा दूंगा पूरा मैं। ये क्या है, लिखना जानते हैं, इनकी लिपि है, इनको बोलते हैं सिंधु घाटी की लिपि, हड़प्पा लिपि। मगर समस्या ये है कि हमने उनको अभी तक पढ़ा नहीं है। इनके व्यापार और वाणिज्य, इनके जो व्यापार और वाणिज्य मतलब इनके विनिर्माण उद्योग है, बहुत ही विकसित है। अपने लिए तो बनाते ही बनाते हैं सामान, ये कई प्रकार के सामान बनाते हैं, और यह विदेश जाकर बेचते भी है। विदेश जाने के लिए क्या बना रखा है, लोथल में उन्होंने डॉक यार्ड बना रखा है, बंदरगाह नगर है ये, ठीक है, बंदरगाह नगर है। सुटका गैंडोर भी क्या है, बंदरगाह है, ठीक है। तो उस बंदरगाह में क्या है, बड़े बड़े जहाज है, वो सामान उसमें लादते हैं, और वहां से क्या है, विदेश जाते हैं। कहां जाते हैं, उधर सऊदी अरब, इधर उधर अरब अरब की तरफ जाते हैं, वहां से व्यापार करने के लिए। कहां पर, अरब की तरफ। उधर बहरीन है, एक दिलमुख नगर है उधर, ठीक है, बहरीन की तरफ में ये, ठीक है, वहां। और मेसोपोटामिया के साथ में भी व्यापार करते रहे होंगे, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। मगर मेसोपोटामिया के लोग अगर जीवन स्तर में देखें तो हमारे पास सामान ज्यादा है, हमारा स्तर क्या है, उससे ज्यादा है ना। तो हम उनको ज्यादा में कुछ मात्रा में अगर बेचेंगे तो पैसा रहेंगे, तभी तो कुछ पैसा खरीदेंगे। मगर हमने बेचे ठीक ठाक मात्रा में, ये ठीक, ये हो गया। तो क्या बताया मैंने इसमें, विशाल आकार है, ली के प्रयोग जानते हैं, विकसित व्यापार है, वृहद क्षेत्र है, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, कोई छोटा क्षेत्र नहीं है ये। 12,99,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। अब इतने क्षेत्र में जो है स्वाभाविक है, ये सोचा जाए, इसको मैं अलग ऐसे कर दूं और यहां से थोड़ा सा और नए तरीके से बना दूं, मैं इनको भारत के थोड़ा सा और बड़ा बना दूं ऐसा, ये मैं ये ऐसा कर दे रहा हूं मैं थोड़ा समझाने के लिए, और ये ऐसा, समझा रहे ना ये, उसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं ये, और भारत का क्षेत्र हो ही गए हमारे पास में। अब उसके बाद भी अगर देखें तो ये पूरा क्या है, यहां से ऐसे इतने बड़े बृहद क्षेत्र हुआ ना। आकार कितना है इनका, इतना लाख, ये है इंडिया का 1/3 ऑफ इंडिया, यही स्थिति है ना, ठीक है। और ये तो इतने बड़े क्षेत्र में, अब इसमें जो क्षेत्र है हमारे पास में, ये क्या है, जैसे कि यहां पर क्या है, ये क्या है, यहां पर क्या है, दाइमाबाद, ये क्या है, दाइमाबाद है ये। यहां पर क्या है, आलमगीर, यहां पर मांडा, यहां पर क्या है, सुक्का गंडोर, ये जो है अगर थोड़ा और नीचे आएंगे तो चलो मोहनजोदड़ो ले लिया, कौन सा मोहनजोदड़ो, यहाँ पर क्या है, हड़प्पा, यहाँ पर क्या है, लोथल, और ये लोथल यहाँ पर है, यहाँ पर रंगपुर देसलपुर है। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं कि इतना बड़ा क्षेत्र है। जब छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को देखो, जिनको 1,35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, तो 12 लाख 13 लाख के आसपास की बात कर रहा हूं ना। अब छत्तीसगढ़ में कितना, अब उस मार्ग का अलग अपना संस्कृति है, ठीक है, इधर कमार लोगों को अपने अलग संस्कृति है, भुंजिया उधर और कुछ अपना काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं, ये तब छत्तीसगढ़ में छोटे से क्षेत्र है, तो उनमें इतनी प्रकार की भाषा, इतनी प्रकार की बोली, इतने प्रकार की जो स्थिति है, इतने प्रकार के पर्व और त्योहार महोत्सव, इतने अलग अलग प्रकार की, ये सबके अलग अलग अपने हैं ये, कि इस जाति वाले का अपना अलग त्योहार बन जाता है। ये ऐसा ही हुआ ना, यहाँ इस क्षेत्र में रह रहा है, उनका अपना अलग त्योहार बन जा रहा है। ये कहने का मतलब ये है कि
ये इतनी बड़ी क्षेत्र है कि इसमें बड़ी मात्रा में अगर देखा जाए तो क्या है, इसमें विविधता है, डाइवर्सिटी है, जैसे कि वर्तमान इंडिया में भी है। मगर उसके बावजूद, इनके बावजूद इसमें क्या है, कुछ कॉमन बातें हैं, कुछ सामान्य विशेषताएं हैं इनकी। ये क्या है, कुछ कॉमन बातें हैं जो उनको पूरा एक करके रखे हुए हैं। मतलब इनमें सांस्कृतिक विविधता है, इनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है, इनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान, इनकी अपनी कुछ विशिष्ट पहचान, इनकी अपनी कुछ विशिष्ट पहचान। मगर उसके बावजूद इन सब में कॉमन पहचान है। और वो कैसा है, जैसा कि हड़प्पा में है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम, हड़प्पा संस्कृति। इसलिए क्या कहते हैं इनको, हड़प्पा संस्कृति। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं, ये विकसित नगर है, ठीक है, तो सांस्कृतिक रूप से क्या है, इसमें विविधता है। ये इनकी स्थिति है, ये उनकी विशेषताएं हैं। ये इनमें जल के प्रबंधन के जो है बहुत ही विकसित प्रणाली को अपनाए हैं। जल प्रबंधन की बहुत ही विकसित प्रणाली, विशाल स्नानागार बनाए हैं सार्वजनिक रूप से। लोग मानते हैं पवित्र कुंड है, मानते हैं लोग उनको वो। और उस स्नानागार के चारों तरफ क्या बने हैं, कमरे बने हैं अलग अलग। उस विशाल स्नानागार को तालाब मान के चलो, ठीक है, तो उसमें क्या है, तो सीढ़ी पक्की ईंट बनाया गया है, फर्श लगे हुए पूरे बकायदे, पानी, और उसमें पानी डालने के लिए क्या है, अलग से कुंड बना हुआ है, अलग से क्या है, दूर दराज से कुंड बना हुआ है, उसमें पानी डालना है इसमें, ठीक है। और पानी अगर ज्यादा होंगे तो उनको वहां से बाहर निकालने के लिए भी व्यवस्था है। चारों तरफ से इसे दीवार से घेरा हुआ है कि किसी को अगर मान कोई स्नान कर रहा हो तो उनको बाहर से कोई देखे ना। उसके बाद कपड़े बदलने के लिए भी अलग से कमरे बने हुए हैं अलग अलग। अभी तो वर्तमान में इतनी व्यवस्था नहीं है, यही है ना, वर्तमान में भी इतनी व्यवस्था नहीं है। वो तालाब के किनारे आजकल बोलते हैं ना, वो क्या पचड़ी बनाते हैं, बोलते हैं क्या, सीढ़ी बना देते हैं ना ऐसे, ऐसे क्या बोलते हैं उनको, पचड़ी बोलते हैं ना ये, ठीक है। और उसमें तो पहले तो उसको खुला छोड़ देते थे, अब आज बाद में पता चला कि नहीं, वहां पर आते जाते लोग जो है नहाने वाले को देखते हैं करके उसमें फिर दीवार बनाया, बहुत बाद में बनाया, होते ही नहीं गए अभी तक तो। मगर ये लोग समझा रहे हैं, वहां तो क्या है, रूप कमरे बना दिए गए हैं। ये स्थिति है, मतलब ये ऐसी कई विशेषताएं हैं इनकी है। तो विशाल स्नानागार है, अन्नागार, कोठार, कोठार समझते हैं ना ये, ठीक है। और भी कई विशेषताएं हैं, और थोड़ा सा समय मेरे पास कम हो रहा है तो हम बाकी कल और पढ़ेंगे। इनकी विशेषताएं काफी कुछ है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा जाए और याद किया जाए, क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो कल हड़प्पा के जो है उनकी विशेषताएं, उनके नगर नियोजन प्रणाली और उनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक मान्यताएं, कला और स्थापत्य, ये सब याद करके आइए। पर्टिकुलरली हड़प्पा के बारे में पढ़ के आइए, क्या मिला, कहां पर से मिला और क्या क्या मिला है। मोहनजोदड़ो को पढ़ के आइए, मोहनजोदड़ो और लोहमजोदड़ो भी है, चौहदड़ो भी है, कालीबंगा में कौन से रंग की चूड़ियां मिली है वो भी याद करके आइए, और मिल जाए तो देख करके आइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है कब संडे है? अरे आप लोग बताना चाहिए ना, मैं बड़े खुश होके कह रहा हूं मैं, कल संडे है? अच्छा कल संडे है, तो कल तो छुट्टी है फिर। अच्छा हाँ, ठीक है, तो कल तो संडे है, कल छुट्टी रहेगा। और उसके बाद फिर जो है परसों, परसों मतलब क्या है, राखी है। परसों तो राखी है, तो राखी की छुट्टी रहेगा ही रहेगा, मगर राखी के बाद वाले दिन भी छुट्टी रहेगा। हाँ, क्योंकि मैं भी नहीं रहूंगा और एकेडमी तो रहेगा, और यहाँ पर एकेडमी वाले लोग नहीं रहेंगे। तब तक की असुविधा के लिए खेद है, ठीक है। तो उस समय में आप लोगों को बहुत ठीक ठाक मात्रा में पढ़ के आना है, किसको, हड़प्पा को, और जो पुराना जो प्रागैतिहासिक वाला कालखंड है उनको भी। और बाकी जो है जो ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं, उनको पढ़ना है, और किसी दिन फिर उनको, फिर कुछ दिन में हम वाइस भी कर लेंगे, वाइस ले लेंगे और वहां से प्रश्न भी पूछ सकते हैं फिर आप, राइट। तो बाकी फिर मिलेंगे कब हम लोग, जो है मंगलवार को तो नहीं है, बुधवार को जो है सुबह सुबह 7:30 बजे। अब क्रांति सर की क्लास हो, चाहे वहां मेरा क्लास हो, चाहे वर्मा सर की क्लास हो, और अभी जस्ट 2-3 मिनट बाद फिर जो है किसकी क्लास होगी, वर्मा सर का। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, ज्योग्राफी? ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक विभाग हो गया?
हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा से पढ़िए। ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सर रखवाते हैं ना, रट्टे मार वाला काम करवाते हैं, कराते हैं ना, बिल्कुल करवाइए उनको, और वो बिल्कुल रट्टे मार लीजिए उनको वो, ठीक है। तो बाकी फिर जो है अब सीधे बुधवार के, और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, धन्यवाद।